तो करते हैं डिस्कशन स्टार्ट, है ना। वहाँ से बंद है शायद। हेलो। तो मैट्रिक्स से करते हैं शुरू, है ना। 5-6 सवाल बाकी हैं शायद। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में को डाउट हो? डाउट है? अच्छा बताओ किस ऑप्शन में डाउट है, ये पूरा बताऊं? सवाल ही नहीं हुआ तो हो जाएगा ना। पहले ए ऑप्शन चेक करो, फिर बी ऑप्शन चेक करो, फिर सी ऑप्शन चेक करो, फिर डी ऑप्शन चेक करो। ऐसा हो जाता है भाई। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ई दे रखा है, पी दे रखा है, एफ दे रखा है ना। तो पहले ए ऑप्शन पर आया, क्यू के बारे में दे रखा है, नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब। हालांकि क्यू इनवर्स भी उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। तो क्यू इनवर्स इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो इन्वर्टिबल होगा। फिर भी उन्होंने दे दिया ताकि वो क्लेम नहीं करे आपने तो लिखा ही नहीं कि इन्वर्टिबल है। तो उन्होंने दे रखा है कि क्यू इज नॉन सिंगुलर, मतलब वो इन्वर्टिबल है ना। तो अब इसके बाद जो है वो हमें दे रखा है, इनका ऑर्डर 3/3 है। तो पहला ऑप्शन चेक करना है मुझे, पी ई पी निकालना है। तो निकाल सकता हूँ मैं, तो एफ आ जाएगा वो। भाई ये चेक करने के लिए पी पी निकालना ही पड़ेगा। तो पी हमें दे रखा है, ई हमें दे रखा है, और पी हमें दे रखा है। तो पी इंटू पी निकाल लो आप। अब चाहे पहले पी निकाल लो, पी को पी से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले ईपी निकाल लो, उसको पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एफ आ जाता है हमारे पास। एफ हमें दे रखा है क्या है, एफ। तो ए ऑप्शन ऐसे ऐसे पी स्क्वायर निकाल लो। तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। मतलब वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, मतलब अपने को ना, वो हमें निकाल के देखना ही पड़ेगा। तो पी निकाल लिया, एफ आ गया। पी स्क्वायर निकाल लिया, वाई आ गया। तो पी स्क्वायर अगर आई आ गया, तो इस समय ये भी बोल सकता हूँ कि पी स्क्वायर अगर आई के बराबर है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं पी इज इक्वल टू पी इनवर्स भी आ गया ना। पी इज इक्वल टू पी इनवर्स बोल सकते हैं कैसे? अगर पी स्क्वायर आई है तो पी बराबर पी इनवर्स बोल सकते हैं। पी इनवर्स आई बोल सकते हैं ऐसे। जैसे ये पी स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा। अब पी स्क्वायर अगर आई के बराबर, तो ये अंडरस्टूड है कि पी इनवर्टिबल है। कैसे कह सकते हैं बताओ ये बात? पी स्क्वायर अगर आई आ रहा है तो पी इनवर्टिबल कैसे है? आप दोनों बात कर रहे हो ना, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और आप बात कर रहे हो। आपकी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं फिर बाद में लगेगा सवाल समझ में नहीं आया। सुन लिया करो यार, टीचर आता है अपने बात, आते ही शुरू हो जाता है बेचारा समझाने में। तो आपने जो पूछा है वही तो बता रहा है वो। तो पी स्क्वायर अगर आई के बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पी इनवर्टिबल है? कैसे बोल सकते हैं बात? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लिया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाला। ये तो मैं यहां से कंक्लूड तब कर पाऊंगा जब पी इन्वर्टिबल होगा। अगर पी स्क्वायर आई के बराबर है, तो पी स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमें देखना है कि वो इन्वर्टिबल है नहीं है। ये कब मालूम पड़ पाएगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। तो अगर पी स्क्वायर आई के बराबर है, तो ये एक मैट्रिक्स है जो आई के बराबर है। तो इनका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा? इनका डिटर्मिनेंट बराबर होगा। अब आई किसी भी ऑर्डर का हो, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना आता है? 1 आता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या है? नॉन जीरो है ना। इसका मतलब पी इनवर्टिबल है। और अगर पी इनवर्टिबल है तो अब मैं पी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये पी स्क्वायर आई को मैंने ऐसे लिख लिया, अब मैं पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। व्हाट इज पी इनवर्स इंटू पी? व्हाट इज आई इंटू पी? तो पी बराबर क्या आ गया? पी इनवर्स आ गया ना। यानी यहां से मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि पी लिखूं या पी इनवर्स लिखूं, आई है पी स्क्वायर बराबर आई का मतलब पी बराबर पी इनवर्स हो गया मतलब। ये हम जानते हैं ना। अब कभी आगे आया तो एकदम फटाफट क्लिक करना चाहिए माइंड में ना। तो हमने पहला वाला, हालांकि उसमें हमें चेक नहीं करना था कि पी पी इनवर्स के बराबर है नहीं है, लेकिन हमने चेक कर लिया। हो सकता है आगे हमारे कहीं काम आ जाए ये। तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई करना जानते हैं। पी स्क्वायर में निकाल सकता हूँ, उससे आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मैंने चेक कर लिया ना। अब हम सबसे पहले आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में। हमें वहाँ ट्रेस निकालनी है। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज का मतलब ट्रेस निकालना है। हमें दिस प्लस दिस का ट्रेस निकालना है। ये हम जानते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो एक तो ट्रेस ऑफ एफ निकालना है मुझे, है ना। ट्रेस ऑफ एफ तो मेरे सामने है। अब वो मैट्रिक्स मुझे निकालना है, पी इनवर्स ई पी। ये मैट्रिक्स मुझे पता लगाना है। तो या तो मैं वापस मल्टीप्लाई करूं उसको पूरा, और पूरा कैलकुलेट करके निकालूं। वरना ध्यान से देखें हमने क्या निकाल लिया।
हमने निकाला है कि पी कितना आएगा, ये एफ के बराबर आएगा, पी इज इक्वल टू एफ, ये एफ के बराबर आएगा, है ना, ये आ जाएगा एफ के बराबर। अब हमें ये निकालना है, तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि व्हाट इज पी इनवर्स। तो पी इनवर्स ईपी बोलो या पी बोलो एक ही बात, तो दिस इज सेम एज एफ, ये एफ ही लिखा हुआ है, क्लियर है। तो एफ प्लस एफ कितना हो गया, तो टू एफ की मुझे ट्रेस निकालनी है, और टू एफ की ट्रेस क्या होगी, टू इंटू ट्रेस ऑफ एफ। नहीं आ रहा समझ में, है ना, मतलब ये वो काम आ गया ऑब्जर्वेशन हमारे, कि हमारे पास पी इनवर्स ईपी बोले या पीईपी बोले हुए एक ही बात है। तो ये पीईपी हो गया, मतलब ये एफ हो गया, तो एफ प्लस एफ, टू एफ की ट्रेस निकाल, और ट्रेस ऑफ लेमडा है, लेमडा इंटू ट्रेस ऑफ ए, तो दो बाहर निकाल लूंगा और ट्रेस ऑफ एफ को दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आ जाते हैं अपन उस सेकंड वाले पार्ट पर, आ जाते हैं लास्ट वाले ऑप्शन के। वहां लिखा हुआ है ई पी इनवर्स एफ पी लिखा हुआ है ना, तो देखो मैंने एफ तो ये निकाल ही लिया, एफ इजिकल टू कितना हो गया, एफ इजिकल टू हमारे पास है पी ये मैंने निकाल लिया ना। अब हम ध्यान से देखें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी इनवर्स एफ पी निकालना है ना। तो पी इनवर्स एफ पी निकालने के लिए इसको पहले पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते व्हाट इज पी इनवर्स इंटू पी आई, तो उससे ई इंटू पी आ जाएगा। अब मुझे निकालना है पी इनवर्स एफ पी, अब पी से पॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी से अगर मैं पॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पी से मॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ई और पी स्क्वायर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, ये तो ई पी आ गया और पी से मैंने पॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको ऐसा लिख लो आप, पी स्क्वायर, और व्हाट इज पी स्क्वायर आई, तो ई आ गया, मतलब ये तो ई प्लस ई हो गया, मतलब टू ई का ट्रेस निकालना है, मतलब मुझे मुझे ट्रेस निकालना है टू ई का, ठीक है ना। तो ये डी वाला हो जाएगा, मतलब ए आने के बाद डी वाला निकाल लिया। अब बताया सी और अब बचता है बी और सी वाला, बी और सी चेक करना है ना, तो बी और सी थोड़ा ट्रिकी, बी ट्रिकी है मतलब, है ना, तो उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को वो कैसे निकालें। तो उसमें हमें दे रखा है कि ये हमें कैलकुलेट करना है कि बेसिकली जो ई क्यू लिखा हुआ है और प्लस हमारे पास लिखा हुआ है पी एफ क्यू इनवर्स, ये इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स को पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ से ना, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूँ मैं ना। तो उसमें देखो पी एफ क्यू इनवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास बेसिकली एफ तो हमारे पास है, एफ इजिकल टू कितना है, एफ इजिकल टू हमारे पास है पी, ये हमने निकाल रखा है। अब मुझे चाहिए पी एफ क्यू इनवर्स, ये मुझे चाहिए। तो इसमें देखो हम P इंटू एफ निकालते हैं पहले, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि P निकालें या P इनवर्स निकालें एक ही बात है, बिकॉज P इज सेम एज, तो मैं लिख ऐसा रहा हूं, मैं अब चाहे इसको P इंटू एफ रीड करूं या P इनवर्स इंटू एफ रीड करूं एक ही बात है। तो मैं निकाल रहा हूं P इंटू एफ, अब यहां तो मैं P लिख रहा हूं लेकिन यहां लिख रहा हूं P इनवर्स, P से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मैंने P क्यों लिखा, क्योंकि मुझे PF चाहिए। यहां मैंने P की जगह P इनवर्स क्यों लिखा, ताकि P इनवर्स को P से मल्टीप्लाई करते आ सके, अगर मैं P भी लिखता तो P स्क्वायर कितना हो जाता, आई आ जाता है ना, तो भी आई आया था। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, वो ई इंटू पी आ जाएगा मेरे पास, ई इंटू पी। तो पी एफ की जगह क्या लिखा मैंने, ई इंटू पी लिख दिया, तो ई क्यू की जगह ई क्यू लिखा हुआ है। और अगर मैं पी एफ को देखूं तो पी एफ इज सेम एज ई पी, और क्यू इनवर्स की जगह क्यू इनवर्स आ गया, ये मैंने ऐसे लिख लिया ना, लिख सकता हूं वैसे। अब इसमें देखो दोनों में ई प्री मल्टीप्लायर है, और दोनों में अगर ई प्री मल्टीप्लायर है तो मैं लिख सकता हूँ क्यू प्लस पी इंटू क्यू इनवर्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालूं एक ही बात है ना, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, इट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू इनवर्स, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो शीट में भी, क्या कर रहे हो आप, क्या देखने भी नहीं सकते क्या, आप देखने में भी दिक्कत आ रही है क्या, हाँ, क्या कर रहे हो आप, ये सवाल देख रहे हो, थोड़ा तमीज आनी चाहिए अपने अंदर, है ना। अगर पढ़े लिखे नहीं हो, तमीज भी हो ना, तो भी जिंदगी में काम चल जाता है अपना, है ना। लेकिन कितने पढ़े लिखे हो और बदतमीज अगर हो ना, तो फिर डाउन होता ही होता है इंसान, है ना। हम एग्जाम्पल हैं इन चीजों के, हम भले गरीब थे, हम ईमानदार थे, लेकिन तो आज पढ़ के तरक्की कर गए हम। आज 20 साल पहले हमें जो जानता होगा ना, वो हमें सोच नहीं सकता कि हम यहाँ खड़े हैं। 20 साल पहले वाला को दोस्त मिले हमें तो वो ताजुब करेगा आज हमें देख के, हम किस लेवल पे खड़े हैं आज। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ईमानदारी का नतीजा है, कि कभी ना अपने आप को धोखा दिया, ना कभी माँ बाप को धोखा दिया, इसलिए यहाँ खड़े हैं आपके सामने आज हम। और आज भी जिंदा है इसलिए कि आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी जिंदा है इसलिए, है ना। सिर्फ इंसान में दिमाग होने से काम नहीं चलता है ना, दिमाग ज्यादा होता है तो बल्कि भ्रष्ट हो जाता है इंसान, इसमें ज्यादा दिमाग होगा जल्दी भ्रष्ट होगा।
और जिसमें कम दिमाग भी होगा ना वो ज्यादा तरक्की कर लेगा, क्योंकि वो ईमानदार रहेगा, उसको अपनी कमी पता होगी कि मेरे अंदर कमी क्या है, तो वो तरक्की ज्यादा करेगा ना। तो जहां बैठते हैं ना अपन, वहां बैठने की तमीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम कैसे बैठते हैं। इतनी सी भी तमीज अगर हमारे अंदर आ गई तो भी दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं वहां बैठने का तरीका पता है, तो उसकी जो पॉजिटिव वेव्स है वो आपके अंदर जाएंगी। मंदिर के अंदर बैठ जाओ आप और सोच तो रहो बुरा भला, तो बुरा भला होगा ही होगा आपका ना। और मंदिर के अंदर कुछ नहीं आता, शांत दिमाग से बैठो बस आप, तो वहां की पॉजिटिव वेव आपके अंदर इफेक्ट डालेंगे। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। जहां हम बैठे हैं वहां बैठने का तरीका हमें आना चाहिए, जहां हम खड़े हैं उस माहौल की जो डिमांड है वो हमें परफॉर्म करना आना चाहिए। हर जगह हर काम नहीं किया जा सकता, और अगर हर जगह हर काम कर रहे हैं तो फिर हमारी कोई कदर नहीं है। हमें पता होना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ खड़े होकर कैसे बोलना है। इतनी सी तमीज हमारे अंदर होनी चाहिए ना। और जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चों में नहीं है शायद ये तमीज, कि वो कहाँ बैठे हैं क्या बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं है बात है ना। और शायद हमें ये तमीज आती है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बोलना है हमें। यह हमें सिखाया गया था शायद, और इस तरह से सिखाया गया था कि हमारा डर था हमारे अंदर उसका, या तो हमारे अंदर हमने डर क्रिएट कर लिया था, या हमारे अंदर डर क्रिएट किया गया था हमारे माता पिता के द्वारा या हमारे टीचर के द्वारा, ताकि कभी उस माहौल की गरिमा को भंग करने का हमारा साहस नहीं हुआ। और वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है और सोसाइटी को भी दिखता है ना। और भगवान ने इस लायक बना दिया कि आज हम खुद तो ज्ञानवान है, इसे ज्ञानवान भी बना रहे हैं लोगों को ना। शायद वो इसीलिए बनाया होगा ना, कि कहीं ना कहीं कुछ तो सीखा होगा ना हमने। हम तो ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन जितना आता है उतना परफेक्टली डिलीवर कर पाते हैं उस चीज को हम। और परफेक्ट कोई होता भी नहीं है ना। जितना कम से कम सुन तो सकते हैं ना टीचर की बात, भाई आज हम सवाल नहीं करके आए कोई बात नहीं, मैं यही तो बोलता हूँ आपको। कम से कम टीचर की बात सुन लो, उसको नोट कर लो। हो सकता है किसी दिन इच्छा हो जाए उस सवाल को करने की, तो कम से कम अभी वेट के टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो टाइम तो बर्बाद नहीं होगा ना। कम से कम नोट कर लिया एटलीस्ट उसको। मैं एक एक लाइन लिख के बता रहा हूँ, कभी इच्छा हो जाएगी तो कम से कम ये हमारे काम आ जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा ना। कभी वहां जाओगे फिर वहां जाओगे, फिर उसको परेशान करोगे, उसको परेशान करोगे, उसको बुरा भला बोलोगे, उसको बुरा भला बोलोगे। तो कम से कम बैठे ही हैं यहाँ, सोल्यूशन बताया जा रहा है ढंग से, उसको नोट ही कर लें कम से कम अपने ना। उसको नेग्लेक्ट करके टीचर की बात नहीं सुन के क्या टीचर अपना अपमान कर रहे हैं या टीचर का अपमान कर रहे हैं, या खुद का सम्मान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। इतनी तो तमीज हमारे अंदर होनी चाहिए ना। तो सॉरी बोलने आए हो क्या आप यहाँ, घर बार छोड़ के? मतलब मैं बोला फिर आपने फील करा, पहले ही फील करना चाहिए आपको ये बात। और टीचर टोकेगा क्या उसको? क्या टोकने, हम टोकने का काम करने आए हैं क्या यहाँ हम? या आपको तमीज सिखाने आए हैं यहाँ, या सिर्फ पढ़ाने आए हैं यहाँ? तो जो काम करने आना चाहिए वो हम करते हैं, वो आपको करना चाहिए बस। उल्टा सीधा ज्ञान क्यों लेते हो हमसे आप? वो तो अपने अंदर होना चाहिए ना। अब वो ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? और ये सीधा काम ये करना है, टीचर पढ़ा रहा है और आपको पढ़ना है बस। सवाल नहीं करके आया तो भी कोई बात नहीं, उसको नोट करना है अपने नोट्स में, ताकि कभी काम आ जाएगा हमारे। हो सकता है वो, हो सकता है जेई मेन तक काम नहीं आया, अब एडवांस आ गया साहब, जेई मेन में 2 बार दे लिया, अब एडवांस के सवाल मैंने छोड़ दिए थे, हो सकता है करने की इच्छा हो जाए, तो ये नोट किया हुआ काम आ जाएगा हमारे, टाइम बर्बाद नहीं होगा। लेकिन वो बहुत जल्दी थोड़ी आएगा समझ में हमारे। वो तो वक्त की जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना हमारे, तब तक अक्ल ही नहीं आएगी। तो यहाँ ऐसे आ गया मैंने, इसको ई के फॉर्म में लेके आ गया मैंने। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आप। हाँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये थी, इसको ऐसे लिखना जरूरी इसलिए था क्योंकि मैं क्यू का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकता था। हम क्यू का पी का निकाल सकते हैं, ई का निकाल सकते हैं, लेकिन क्यू का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि क्यू का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, ये मुझे पता, तो मैंने इसको ई में एक्सप्रेस कर लिया। इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, और इसको लिखा जा सकता है क्यू प्लस पी इंटू क्यू इनवर्स। नाउ व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ई? जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ई जीरो आ गया। वो निकालना पड़ेगा मुझे। मुझे चिंता नहीं थी कि मैं ई का डिटरमिनेंट निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ई मेरे पास क्लियर कट लिखा हुआ था, और ई का डिटरमिनेंट मैं निकाल सकता हूँ। और डिटरमिनेंट ऑफ ई अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो जीरो आएगा, आप निकाल सकते हैं। और अगर ये जीरो आएगा तो ये डिटरमिनेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। ये किससे लिखा मैंने? यहाँ ई था, मैंने यहाँ भी ई कन्वर्ट कर लिया। तो हम देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट है वो क्या आ गया? जीरो। अब राइट हैंड साइड पर आ जाओ। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? डिटरमिनेंट ऑफ ई इंटू क्यू लिखा हुआ है। तो ये तो क्लियर कट क्या हो गया? जीरो हो गया। भाई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो आ गई। अब मुझे राइट हैंड साइड चेक करना है, नहीं आया समझ में? लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो आ गया क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ई के फॉर्म में आ गया। अब मुझे राइट हैंड साइड चेक करना है। राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ई जीरो है, मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा। और उसके बाद लिखा हुआ है पी, डिटरमिनेंट ऑफ पी एफ क्यू इनवर्स। और डिटरमिनेंट ऑफ पी एफ क्यू इनवर्स को मैंने क्या लिख दिया? ई पी क्यू इनवर्स लिख लिया इसको मैंने। ये मैंने दिखा दिया ना भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अलग से दिखा दिया मैंने आपको ना, तो इसको लिख सकते हैं हम प्लस डिटरमिनेंट ऑफ, इसको लिखा जा सकता है ई पी इंटू क्यू इनवर्स।
और इसको लिख सकता हूँ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू इनवर्स। वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ई 0, तो 0 बराबर 0 आ गया ना, इसीलिए सी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि सी के दोनों तरफ की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी है ना, और 0 0 से बड़ा नहीं होता है ना, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, इससे सी वाला इनकरेक्ट है ना। हालांकि इसमें दिक्कत आई हमें ना, सी वाला निकालना आसान था क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकाल सकते थे, बी वाले में दिक्कत थी है ना। तो इसमें एक ही ऑप्शन था बी वाला जो ट्रिकी था, उसमें सोचना पड़ा अपने को। 27 में को डाउट हो, 27 में को डाउट, क्वेश्चन नंबर 27 में को डाउट हो, 27 में को डाउट बताना है, 27 कि किसी ऑप्शन में डाउट हो, 27 के किसी ऑप्शन में डाउट, मतलब वो सब निकालना पड़ेगा अपने को, सिस्टमेटिकली निकालना पड़ेगा। चारों ऑप्शन पूछे उन्होंने, सारा ऑप्शन पे नजर रहेगी हमारी। सवाल में स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमें दे रखा है जी बराबर वो है, और वो दे रखा है वो इन्वर्टिबल है। हालांकि इन्वर्स लगाने का मतलब वही होता है, लेकिन वो बचने की कोशिश करते हैं, सब कुछ लिख देते हैं वो इन्वर्टिबल है, ताकि कल से कोई ये क्लेम नहीं करे कि भाई आपने दिया ही नहीं इन्वर्टिबल है, हम कैसे मान लें कि वो इन्वर्टिबल है। इसे लिख देते हैं वो सवाल में, ताकि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होना, सवाल बोनस डिक्लेयर नहीं हो जाए, इसलिए हर इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें दे रखा है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, एक बार ऐसा कर सकते हैं सवाल स्टार्ट करने के लिए, कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने ये मान लिया कि जी इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखा हुआ है, तो मैंने एक बार ए से प्री मल्टीप्लाई कर लो और एक बार ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी ए इंटू जी इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ। व्हाट इज ए इज आई माइनस ई इंटू एफ इंटू जी इज इक्वल टू आई, पर इसको मल्टीप्लाई तो जी माइनस ई एफ जी इज इक्वल टू आई। यहां से लिख सकता हूं मैं जी माइनस आई इज इक्वल टू ई एफ जी, क्योंकि वो किसी ऑप्शन में नजर है मेरी, उसे एक ऑप्शन में पूछा है कि ई एफ जी और जी एफ बराबर है क्या, तो जी ई एफ जी हमारे पास ये आ गया जी माइनस आई। यहाँ क्या किया मैंने, इसे ए इनवर्स से पी मल्टीप्लाई किया, अब की बार क्या करो, अब की बार पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो अब की बार आ गया जी इंटू ए इजिकल टू कितना आ गया, अगेन आई आ गया। अब की बार मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ए से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट इज जी, जी तो हमारे पास जी है, व्हाट इज ए किसको बोल रहा हूँ मैं, आई माइनस ई एफ को बोल रहा हूँ ना, और ये आई आ जाएगा ना, मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो जी इंटू आई से जी आ गया, और जी ई एफ आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है, आई आ रहा है ना, तो जी माइनस आई इज इक्वल टू जी ई एफ आ गया। एंड फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से दैट ई एफ जी सेम एज जी एफ, ये बराबर आ गया, इससे सी ऑप्शन आ गया। सबसे पहले सी ऑप्शन ही आया है ना, क्योंकि वो सवाल देखकर हमें हमारे माइंड में ये लगा कि भाई ऐसे इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, प्री कर दो, एक बार पोस्ट कर दो, तो एक बार ई एफ जी जनरेट हो गया, एक बार जी एफ जनरेट हो गया। अब बाकी ऑप्शन निकालने, जैसे अगर मैं ए निकाल लूंगा ना, तो मुझे डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ए और डी में से मैं कोई एक चेक कर लूंगा, और ऐसे ही हमने सी चेक कर लिया, एक हमें ए, तो ए और डी नहीं, बी और डी, बी और डी में से कोई एक चेक करना पड़ेगा, उनमें दोनों सेम लिखे हुए, एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है। अब उसको कैलकुलेट कर लो चाहो तो आप, तो जैसे मान लो मैं ये निकाल के देख रहा हूँ, आई माइनस एफ इंटू ई, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ आई प्लस एफ जी ई, सेकंड ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, और हमें देखना है कि आई आ रहा है क्या, ये देखना है आई आ रहा है क्या, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आप। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने क्या करा, पहले आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई इंटू आई से आई आ गया ना, फिर ये कितना आ गया, आई इंटू एफ जी, तो एफ जी आ गया मेरे हिसाब से, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एफ इंटू ई आ जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का एफ इंटू ई, और किससे मल्टीप्लाई किया हमने, एफ जी से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे समझ में, ये ऐसे लिख दिया इसको हमने। अब ये चेक करना है आई आ रहा है क्या, ये चेक करने के लिए कि आई है, हमें जो है वो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ना। हम ये ऑब्जर्व कर चुके कि हमारे पास जो है ई एफ जी, सी ऑप्शन हमारे पास है ई एफ जी, और ई एफ जी को मैं लिख सकता हूँ जी ई एफ, ये दोनों बराबर है ना, और बेसिकली इनकी वैल्यू किसके बराबर है, इनकी वैल्यू जी माइनस आई के बराबर है, दोनों की वैल्यू जी माइनस आई के बराबर है। अब मैं देखता हूँ मैं किसका यूज कर सकता हूँ, हमें ये सब काटने हैं, इसका मतलब अगर आई चाह रहे हैं तो सब हट जाना चाहिए यहाँ से। तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, तो यहाँ पर मैं ई एफ जी क्रिएट कर पा रहा हूँ, मैंने इनको एक साथ ले लिया, ई एफ जी, और व्हाट इज ई एफ जी, जी माइनस आई, इसकी जगह जी माइनस आई लिख दो, तो ये मैंने आई को कॉपी कर लिया, एफ जी ई को मैंने कॉपी कर लिया, ई एफ ई को मैंने कॉपी कर लिया, माइनस एफ को मैंने एज इट इज रखा, और ई एफ जी के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, जी माइनस आई, और ये ई बाहर वाला ई रख दिया मैंने, सही लिखा है। मतलब इसी को मल्टीप्लाई करना है, मैं माइनस एफ को बाहर रहने दो, ये ऑर्डर में चेंज नहीं करूंगा, तो जी इंटू ई आ गया, और बड़ी आई इंटू ई, ई आ गया इससे। अब माइनस साइन लिख दो, एफ जी ई, और प्लस एफ इंटू ई, एफ इंटू ई, तो इस एफ इंटू ई से ये एफ इंटू ई कट जाएगा,
और इससे ये कट जाएगा, हेंस आई इज द आंसर, बी इज करेक्ट। हालांकि वो बी में शायद डी लिखा हुआ है, बी में ए लिखा हुआ है शायद, हाँ तो लिख देंगे तो समझ में आ गया हमारे, तो वो सेकंड वाला करेक्ट हो गया, यानी डी वाला इनकरेक्ट हो गया। अब ऐसे ए वाला चेक कर लो आप, ऐसे मल्टीप्लाई किया ना मैंने, उसमें भी सेम ये करना है एक्जैक्टली सेम, इस ई एफ जी का यूज कर लो आप, और उसमें ई एफ जी आएगा और ई एफ जी के स्थान पर ही रख दो और कैलकुलेट करके दिखा दो। 28 में को डाउट, शायद सर ने डिस्कस करा दिया था आपको ना। 29 में को डाउट, 29 में को डाउट, 30 में को डाउट, 30 में को डाउट, 31 में को डाउट, वो आई प्लस समथिंग में एक्सप्रेस कर दो उसको, आई प्लस समथिंग में एक्सप्रेस कर दिया उसको ना, जब भी हायर पावर निकालनी हो। अब यहाँ पावर निकालनी है 2022, 2022 में आया था, इसे पावर 2022 निकाल ली उन्होंने। तो उसमें कैलकुलेट, जब भी हायर पावर निकालनी है तो पैटर्न जनरेट करना पड़ता है, या फिर उसको आई प्लस समथिंग में ब्रेक कर लो आप। तो इसको आई प्लस समथिंग में ब्रेक कर लो, और अगर मैं इस एम को लिखूंगा तो आई तो मैंने अलग कर दिया, हम चाह रहे हैं आई प्लस समथिंग में ब्रेक करें, और प्लस समथिंग क्या आएगा, ऐड करने पर वापस एम आ जाना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है तो वहाँ कितना आ जाएगा, वहाँ जाएगा 3/2, ताकि 1 + 3/2 से 5/2 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3/2, और फिर यहाँ पर हमारे पास -1/2 है। ये तो आई करना है ना हमें इसको, तो आई करने का मतलब यहाँ 1 करना पड़ेगा, और हम चाहते हैं भाई कुछ ऐड करें कि -1/2 आ जाए, तो -3/2 आ जाए, ऐसा आ जाएगा ना। अब ये आई प्लस बी हो गया, और बी स्क्वायर 0 आ जाएगा, बी स्क्वायर विल कम आउट टू बी 0। बी स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा ना, इसको मैंने आई मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, अब मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ उसमें। तो होल पावर 2022 निकालने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं बी स्क्वायर निकालूंगा तो बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ जाएगा, और बी स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो फिर बी रेस्ट पावर क्यूब भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो इट इज सेम एज आई प्लस 2022 इंटू बी, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया हमने। अब तो बी स्क्वायर आएगा फिर बी क्यूब आएगा, बस अब इस बी को हमने लिख रखा है, ये बी हमारे पास है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई जोड़ देंगे और वो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं, इनडेफिनेट पर आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 में कौन सा है, मतलब ऐसा काफी सारे सवाल है हमारी शीट में। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में भी काफी हैं। कई बार हम आई प्लस समथिंग में एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई बार हमें पैटर्न जनरेट करना पड़ता है, कई बार ऑड वाले अलग आते हैं, कई बार इतने सारे सवाल कर चुके हैं हमने, हमारे माइंड में हर बात है। बहुत सारे सवाल मैं करके बताता हूँ आपको, नहीं आया हो मैंने बता दिया हो तो दोबारा भी करके देख सकते हैं घर जाके अपन ना, और उनको दिमाग में रख सकते हैं भाई ऐसे ऐसे सवालों को देखकर किया जा सकता है ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कौन सा है इसमें, C2 में को डाउट हो, एल एन एक्स को टी मान लिया हमने, एल एन एक्स को टी मान लिया ना। हाँ नहीं आ रहा है ना, माइनस आंसर सही रखा है, एल एन एक्स को टी मान लो आप, एल एन एक्स को टी मानते हमारा काम चल जाता है ना। तो ये एल एन एक्स आ गया हमारे पास, एल एन एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, एंटी डेरिवेटिव बोले हैं प्रिमिटिव बोले हैं एक ही बात है ना। तो ये इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स लिखा हुआ है, एल एन ऑफ एल एन एक्स, और फिर आगे क्या लिखा है, प्लस एल एन एक्स होल पावर -2, और ये dx लिखा हुआ है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। और हमें रखा है ये कर्व यहाँ से पास होता है, तो पहले मैं एफ एक्स निकाल लूंगा इंटीग्रेट करके, और बाद में उसको ई कमा ई से पास करा दूंगा, ताकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इससे। अब इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, तो मैं बाई पार्ट्स इसमें लगा दूं इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, इसको मान लो डिफरेंशियबल, और एक्स को यूनिटी को मान लो इंटीग्रेबल, और बाई पार्ट्स लगा लो। मैंने कहा ना कोई अप्रोच दिमाग में नहीं आया है, बाई पार्ट्स लगा के देखना है एक बार, मैं नहीं बोल रहा कि हर बार बाई पार्ट से आंसर आएगा, एक बार बाई पार्ट लगा के देखना है, या तो फिर कोई अप्रोच दिमाग में आ ही जाएगी। तो मैंने पुट कर दिया एल एन एक्स बराबर टी, एल एन एक्स को टी पुट कर दिया मैंने, तो उससे कितना आ गया, एक्स इजिकल टू ई रेस्ट टू पावर टी आ गया ना। व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स इजिकल टू ई रेस्ट टू पावर टी डी टी हो गया। अब पूरा सवाल मुझे टी में लाना है, तो सबसे पहले डी एक्स ई रेस्ट टू पावर टी लिख लिया, ई रेस्ट टू पावर टी और डी टी लिख लिया मैंने। नाउ व्हाट इज दिस, एल एन टी एंड प्लस दिस इज टी रेस्ट टू पावर, दिस इज टी रेस्ट टू पावर -2। अब अगर ये ए की पावर टी है तो मुझे एल एन टी के बाद क्या चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो बना दो उसको 1/t माइनस का 1/t, 2 बार लग जाएगा वो। दिमाग तो देखो खुद का लगाना पड़ेगा, दूसरे का लगाओगे तो किराया लेगा वो, उसके दिमाग लगाने का। तो सारा पैसा किराए में चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दिमाग तो खुद का लगाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये एफ ऑफ टी, एफ डेस टी, नाउ दिस इज एफ ऑफ टी, दैट इज एफ डेस टी।
2 बार लग गया एक ही फॉर्मूला है, तो नहीं था तो मैंने जोड़ दिया, घटा दिया उसको। अब अगर मैंने सोच पाता तो फिर मुझे बाई पार्ट्स लगाना पड़ता। अब थोड़ा आसान हो गया, तो यहाँ बाई पार्ट्स लगा दो, यहाँ बाई पार्ट्स लगा दो चाहो तो। भाई इसमें ई की पावर टी यहाँ भी है, ई की पावर टी यहाँ भी है, मेरी बात समझ रहे ना। और अगर लगे इंटीग्रल नहीं कट रहा, हर बहुत सारे सवाल कर लिए हमने, कई बार हम पुट करते हैं, कई बार पुट करने से डर लग रहा हो तो बाई पार्ट्स लगाते हैं। फिर मैंने एक बात ये भी बोली थी कि कई बार लगे कि एक बार बाई पार्ट्स लगाने से वो इंटीग्रल नहीं कटा, तो इसको भी इंटीग्रेट कर दो, उसको भी इंटीग्रेट कर दो। वो हर बात हमारे दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिर कई बार सिंपल ऐसे बन जाता है, कई बार एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स बनेगा, कई बार ये डेरिवेटिव नहीं बन रहा तो ये भी हमारे सामने आ गया कि ऐसा नहीं बन, डायरेक्ट नहीं बन रहा तो पुट कर दो और फिर आर माइनस कर दो। अब 2 सवाल बन गए इसी के अंदर ना। ये ऐसा आ गया हमारे पास, ई रेस्ट पावर टी, ये बन गया एल एन टी, और प्लस 1/t बन गया। इस डी टी को अलग कर दो आप, फिर ये साइन ऑफ इंटीग्रल ई रेस्ट पावर टी, इसको बोल दिया हमने माइनस का 1/t, और अगर ये माइनस का 1/t है तो ये एफ डेस टी बन गया हमारे पास ना। 2 बार बना दी हमने, एफ टी प्लस एफ डेस टी, एफ टी प्लस एफ डेस टी, बस इसको लिख दो और टी की जगह एल एन एक्स लिख दो ना। तो ये कितना आ गया, ई रेस्ट पावर टी इंटू एल एन टी आ गया, प्लस ये कितना आ गया, ई रेस्ट पावर टी इंटू माइनस का 1/t आ गया, प्लस सी। ना व्हाट इज टी, एल एन एक्स, तो टी की जगह, और इसमें एक्स बराबर ई रख दो, और वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, तो सी निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम बाई पार्ट्स लगा के भी कर सकते थे स्टार्टिंग में हम चाहे तो। C3 में कोई डाउट हो, C3 में पुट कर दो आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए ना, इतने दिन बर्बाद करवाए हैं आपने, हमने कम से कम 25 से 30 लेक्चर लगे हैं पढ़ाने में फंक्शन। और मैंने कहा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भर भर के आएगी वो हम हर बार सोचते हैं, हर बार सोचते हैं हम कम से कम पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हर बार हमारे दिमाग में बात रहती है ना, बहुत कम पढ़ाओ बच्चों को आप, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं मांगता वो, लगता है कि इस बार तो बच्चा अच्छा होगा और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कमांड में रखेगा और सहयोग करेगा ना। हर बार सोचते हैं कि कम से कम पढ़ाओ, लेकिन जब पढ़ाने लगते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो कह रहे हो ना, अन्याय नहीं कर पाते हम, वरना वो चैप्टर कितना लंबा चैप्टर चलता है अपना, इसलिए चलता है वो लंबा। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हर संभव भाव बता देते हैं, डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं वहां पर हम, वहाँ इंटीग्रेशन की बात करके बता देते हैं आपको कि देखो वहां भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, भी बता देते हैं आपको मैंने, इतनी सारी बातें बता देते हैं वहां पर ना। तो इसमें वही है, साइन इनवर्स से तो ऐसा कुछ पुट करोगे अंदर साइन आ जाए, ऐसा कुछ पुट करोगे अंदर साइन आ जाए। पुट करने का लॉजिक क्या है वो भी हम जानते हैं ना। पुट करने के लिए भाई हमें चाहते हैं भाई साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन थीटा है, ऐसा कुछ पुट करो आप। तो ऊपर लिखा हुआ है 2x+2, और नीचे लिखा हुआ है 2x+2 का होल स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 2x+2 का होल स्क्वायर। अब कितना वजन नीचे 13 लिखा हुआ है ना, 9 आ गया, मतलब ये 9 आ गया। तो पुट 2x+2 बराबर 3 tan थीटा, बस आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, ये t² + a² हो गया ना भैया, t² तो 2x+2 को पुट कर दिया मैं, पुट 2x+2 बराबर 3 tan थीटा। हम चाहते हैं भाई ऐसा है, स्टार्ट कर देंगे यहां से, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x+2/थीटा, ताकि थीटा के बारे में जानकारी चलेगी हमारे पास, थीटा -π/2 से π/2 में। भाई हम चाहते हैं ऐसा हो, हमने वहां से स्टार्ट कर दिया ना। अब बस अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो 2 dx बराबर कितना आ गया, 2 dx बराबर 3 sec² थीटा डी थीटा आ गया। अब पूरा सवाल मुझे थीटा में लाना है, तो सबसे पहले लगा आई इज इक्वल टू, ये साइन ऑफ इंटीग्रल चल रहा है, फिर साइन इनवर्स हमारे पास है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल, ये साइन इनवर्स, हमने ऊपर क्या लिखा है 3 tan थीटा, ये आ जाएगा 3 tan थीटा। अब ध्यान से देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9 tan² थीटा, तो 9 कॉमन आ जाएगा। व्हाट इज 1 + tan² थीटा, तो 9 sec² थीटा, 9, लेकिन थीटा -π/2 से π/2 में है, तो मॉड लगाने की आवश्यकता, तो वो बन गया 3 sec थीटा बन गया वो, दैट इज 3 sec थीटा। ये तो अंदर आ गया साइन इनवर्स के अंदर। नाउ व्हाट इज dx, 3/2, तो 3/2 को बाहर निकाल लो, और वो कितना है sec² थीटा, दैट इज sec² थीटा डी थीटा। अब हम देख रहे हैं ये कितना बन गया, ये बन गया साइन थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का जो थीटा है वो -π/2 से π/2 में है, इसलिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये थीटा बन जाएगा। बस इसके बाद बाई पार्ट्स लगा दो, तो 3/2 की जगह 3/2, ये थीटा sec² थीटा, बस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इस्तेमाल कर लो, इसको मान लो डिफरेंशिएबल, इसको मान लो इंटीग्रेबल, बस अब नेक्स्ट टाइम में आंसर आ जाएगा। फिर सवाल को थीटा में एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना, हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब है ना, सेम सवाल आगे ऐसा, ये जेई एडवांस में आया था सवाल, सेम सवाल आगे है ना, ये एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन। हो सकता है वहां सोचना आसान होता, क्योंकि वहां एक्स सिंपल कर रखा है उन्होंने, x + x + a लिखा, तो वहां पुट क्या कर दो,
एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, वहां ऐसा पुट कर देंगे ना। यहाँ तो मुझे बनाना पड़ा, ये मुझे देख नहीं रहा था, यहाँ मुझे बनाना पड़ा 2x+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 करना पड़ा। वहां तो ये भी नहीं करना, वहां ऊपर एक्स लिखा हुआ है और नीचे x+a लिखा हुआ है, तो पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, या अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए टेन थीटा, यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। सेम सवाल है, वो टिक कर लो उसको, वो पूछेंगे नहीं मतलब आप, है ना, उसको इस तरह से कर लेंगे अब घर जाके सेम। नेक्स्ट उनका होमवर्क है मतलब वो। इसके बाद हम आ गए, इसके बाद कौन सा है, D1। D1 में जो पार्ट दे रखे हैं उनमें को डाउट हो, D1 के किसी पार्ट में जो मैंने दे रखा है उसमें को डाउट हो गया, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है मतलब सारे। इसके बाद नेक्स्ट E5 में को डाउट हो, E5 पार्ट 2 का E5 कि D5 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, रेशनलाइज कर लो उनको ना, जितना रेशनलाइज कर सकते हो उतना रेशनलाइज कर लो उनको। तो हमने लिखा हुआ है हमारे पास ये, मैंने 1+x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया 1+x और नीचे कितना आ गया x इंटू अंडर रूट ऑफ 1+x आ गया, ये ऐसा आ गया। नहीं नहीं, अंडर रूट के अंदर था ना x भी, तो x के अंदर आ गया हमारे पास ऐसे, ये स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1+x, ये ऐसा आ गया बस हमारे पास। ठीक है ना, अब क्या करें इसमें, अब इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास वैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, जो मैं लिखा के गया था कल आपको, ऊपर लीनियर है नीचे रूट क्वाड्रेटिक है। लेकिन चलो आपको लगे आपने एक ही सवाल कराया था, तो हम फिर डिफरेंटली भी सोच सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख लो आप 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, एक तो ऐसा कर लो आप, है ना, लेकिन वो बात तो वही आ जाएगी। तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो हमने कर लिया था 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, एक तो ऐसा अलग कर लिया। अब एक बार इसमें ऐसा कर दो आप, अंडर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये जब एक्स के नीचे लिखा ना, मतलब यहाँ अंडर रूट एक्स था तो ऊपर काट दिया मैंने, या तो इस सेट फॉरवर्ड हो गया कि लीनियर अपॉन रूट क्वालिटी, समझ रहे हैं। हालांकि हमने लीनियर अपॉन क्वालिटी का किया, अंडर रूट क्वालिटी का नहीं करा, लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना, है ना। या फिर हमने ऐसे लिख लिया इसको, क्योंकि ऊपर एक्स था नीचे अंडर रूट एक्स था, तो मैंने अंडर रूट एक्स से एक्स को काट दिया, अंडर रूट एक्स बचा। अब मैंने फिर ये जो एक्स बचा नीचे वाला, इसको लिख दिया रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो इस सेट फॉरवर्ड हो गया 1 अपॉन रूट क्वालिटी, समझ रहे हैं। और मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा और कन्वर्ट करके निकाल लूंगा। कल हमने किए थे, तीनों वैरायटी के सवाल कर लिए थे, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तीनों कर लिए थे। अब यहाँ देखते हैं ना, यहाँ अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दो, पुट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर टी, तो उससे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो कितना आ गया, वो तो टी आ गया। नाउ व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स इज 2t dt, और ये कितना आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1+t²। ये ऐसा आ जाएगा, ये तो ये मैं नहीं कर रहा है ना, ये तो हम कर सकते हैं, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ बस मैं ना। उसमें हालांकि अभी भी सोचना पड़ेगा हमें, और अभी भी सोच के निकाले, ये तो हम इंटीग्रेट कर ही लेंगे, इसी की बात कर रहे हैं वैसे हम ना। तो इसमें हमारे पास अब ये इस तरह की फॉर्मेट आ गई इसी का इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम। तो इसमें मैंने क्या करा, 2 तो बाहर निकाल लिया और वो बचा t² और स्क्वायर रूट ऑफ t² + 1, ये ऐसा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ t² + 1, सही लिखा है ना मैंने, ऐसे आ गया। अब इसमें ऐसा करो +1 -1 कर दो, +1 -1, तो ये 2 तो बाहर लिखा हुआ है, इसको अलग अलग कर दो आप। एक बार t² + 1 के नीचे लिखो अंडर रूट, तो आ जाएगा t² + 1, इसका फॉर्मूला याद कर रखा है हमने, है ना, t/2, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आ जाएगा, प्लस a² / 2, 1 अपॉन कर दो, जो इंटीग्रल आएगा वो आंसर आ, ये तो इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया, और ये लॉग की फॉर्म बन गई, ये लॉग की फॉर्म बन गई, t² + 1, ये लॉग की फॉर्म बन जाएगी, मतलब t की जगह अंडर रूट एक्स रख देंगे फिर इसमें ना। तो ये तो फॉर्मूला काम आ गया, और इसको 1 अपॉन करेंगे तो वो आ गया, तो वो लॉग की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में को डाउट हो, सेकंड पार्ट में को डाउट हो गया, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में आ गए हम, पार्ट 2 का C2 में को डाउट हो, C2 में डाउट, हाँ, कि इसमें इसके अंदर मतलब उसको t² को क्या मानेंगे, इसके अंदर ना t² के अंदर क्या करें इसमें, हाँ ऐसा कर दो, चाहो तो आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर दो ना, मतलब वो तो कर सकते हैं ना, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ आपको, वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक है आगे जाके ऐसा कुछ आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहे हैं इस 2 को बाहर निकाल लो और इस t को अलग कर लो आप, इसको मान लो डिफरेंशिएबल और इसको मान लो इंटीग्रेबल, यही बोल रहे हैं आप, है ना। या इस 2 को भी मत निकालो फिर तो बाहर, ताकि आसान रहेगा। अब t को मान लो डिफरेंशिएबल और उसको मान लो इंटीग्रेबल, उसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास
अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि वो उसको ऊपर ले जाऊंगा ना मैं, वन प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, टू टी आगे आगे मिलेगा लिखा हुआ, तो एन प्लस वन से हाफ आएगा, फिर हाफ करे से हाफ आएगा, लेकिन उसमें ना हाफ अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर, टू इंटू अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रल। इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा इसमें। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, इसका इंटीग्रल अलग से निकाल लिया हमने, टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन आ गया। ये फॉर्मूला हम जानते ही ना, टू को बाहर निकाल के फॉर्मूला लगा दो, ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल चाहे तो। हो गया क्लियर? ऐसे भी निकाल सकते। सेकंड पार्ट में कोई डाउट हो? अच्छा पार्ट टू में आ गए हम, एक्सरसाइज वन का पार्ट टू। पार्ट टू में कौन सा है? सी। सी टू में कोई डाउट हो यार? इतने सवाल कराए हैं मैंने आपको यार। ये तो टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो, नहीं मानो तो बाई पार्ट्स लगा लो। टेन इनवर्स एक्स को टी मानते ही आंसर आ जाएगा बस। जब भी वो एक्स नहीं है तो उसको, मैंने तो बुलाया माइनस एक्स हो तो भी एक्स को टी मान लो आप, मैंने तो ये बुलाया। आप यहाँ तो टेन इनवर्स एक्स है वो ना, और सवाल भी तो कराया मैंने आपको ऐसे ना। सिर्फ टेन इनवर्स एक्स को टी मानना है आपको, टी मानते ही आपका काम चल जाएगा। जिससे उसको टी मानोगे तो ये बन जाएगा ई की पावर टी टेन टी प्लस सेक स्क्वायर टी डी टी। तो आंसर आ गया ई की पावर टी टेन टी प्लस सी, मतलब एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स आंसर आ गया इसका। और अगर पुट नहीं करना चाहते तो आप बाई पार्ट्स लगा लो, बाई पार्ट्स लगा दो उसमें नो। बाई पार्ट्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा आपको नो, जिसे अलग अलग करोगे आप तो ये ई की पावर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये ए की पावर टेन इनवर्स एक्स की जगह ए की पावर टेन इनवर्स एक्स है, ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर है उसमें मैंने वन लिख दिया, और यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने ऐसा कर लिया, अलग अलग कर लिया इसको मैंने ना, और ये डीएक्स कर दिया। तो मैंने ऐसा लिख लिया ई रेस्ट पावर टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, ई रेस्ट पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। भाई मेरे से फॉर्मूला नहीं बना, वो ई की पावर, क्योंकि ई की पावर एक्स है ही नहीं, वो फॉर्मूला तब बनेगा जब उसको मैं टी मानूंगा, और टी मानते ही फॉर्मूला बन जाएगा। टी मानेंगे ना अगर हम, टेन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, टेन टी आएगा। तो बनेगा ई की पावर टी वन प्लस टेन टी प्लस टेन स्क्वायर टी, नीचे बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर टी, और डीएक्स कितना आएगा, सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी नीचे वाले से कट जाएगा, और वो बनेगा ई की पावर टी टेन टी प्लस सेक स्क्वायर टी। तो आंसर आ जाएगा ई की पावर टी टेन टी, यानी ई की पावर ई की पावर टी प्लस टेन टी, यानी ई की पावर टेन इनवर्स एक्स एक्स आ जाएगा। या फिर यहाँ बाई पार्ट्स लगा दो। अब बाई पार्ट्स या तो इसमें लगाऊंगा या इसमें लगाऊंगा, हम जानते हैं एक इंटीग्रल कट जाता है बाई पार्ट्स लगाने पर, लेकिन मैंने ये भी बोला है, हालांकि मैंने ऐसा सवाल नहीं कराया आपको कि जिसमें यहाँ अगर इंटीग्रल कटता नहीं है तो इसको भी करूंगा इसको भी करूंगा, लेकिन मैंने बोला है कम से कम आप कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें इसको इंटीग्रेट करूं तो साइन ऑफ इंटीग्रल कटेगा नहीं, और जिस दिन नहीं कटेगा उस दिन थोड़ा मैं इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए नो डाउट ये डिफरेंशिएबल ही मानना पड़ेगा, वी टेक यूनिटी एज इंटीग्रेबल, बस बाई पार्ट्स लगाना है वो कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स है। ये फिर पुट करके निकाल लो आप आंसर चाहो तो, पुट करने के मैंने बोल ही दिया दो तीन बार, वो आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सी थ्री में को डाउट हो, थोड़ा इसको इंटीग्रेट कर दो, थोड़ा उसको इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। इसके बाद नेक्स्ट सी फाइव में को डाउट हो, वो एक्स एफ एक्स, वो बनेगा एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, वो वाली फॉर्म बन जाती है, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, वो वाली फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सी सिक्स में को डाउट हो, पुट कर दो एल एन एक्स बराबर टी, पुट कर दो इसमें एल एन एक्स बराबर टी, एल एन एक्स को टी पुट कर दो। तो अगर मैं एल एन एक्स को टी पुट करूंगा तो पूरा सवाल मैं टी में जनरेट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो यहां से x निकाल लो पहले, व्हाट इज dx, dx इज ई रेज़ टू पावर टी डी टी, ये ऐसा बन जाएगा ना। तो अब सवाल में क्या आएगा हमारे पास लिखेंगे एल एन एक्स को टी माना है हमने, तो वो बनेगा टी माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर कितना आएगा वो वन प्लस, शायद टी स्क्वायर लिखा हुआ है, वन प्लस टी स्क्वायर, और इसका भी क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर क्योंकि दोनों पे था, और dx कितना आ गया ई रेज़ टू पावर टी, और dt आ गया। अब जब ऐसा आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एफ ऑफ टी बन जाए और एक एफ डिस टी बन जाए, तो उसके लिए एक पावर मुझे कम करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ आगे डिफरेंशिएट में बने, डिफरेंशिएट करने पर तो पावर टू आ जाएगी, और जब फंक्शन बनेगा तो उसमें एक पावर कम आनी चाहिए, तो ऊपर क्या करो, वन प्लस टी स्क्वायर जनरेट कर लो, तो इसको एक्सपेंड कर दो, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर।
बस वो ए की पावर टी बाहर चल रहा है, 1/t² + 1, और ये आ जाएगा -2t/t² + 1 का होल स्क्वायर। बस अब वो एफ ऑफ टी है और ये एफ डेस टी है, ए की पावर टी एफ टी प्लस एफ डेस टी। ये एफ टी है, वो एफ डेस टी है, तो आंसर इज ए की पावर t/t² + 1। बस टी की जगह ln x रख दो आप, तो x/1 + ln x का होल स्क्वायर आ जाएगा आंसर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट C7 में कोई डाउट हो? ये जेई मेन में आया हुआ है सवाल, ये सवाल जेई मेन में आया हुआ है। मतलब अभी कितना आसान होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना वही सवाल देता हूँ करने के लिए आपको, मतलब वो थॉट भी पता होता है कि ये थॉट लगेगा, आज सर ने पढ़ाया ये थॉट लगेगा सवाल में, तो सवाल करना बस। 10 दिन के बाद फिर क्या होगा, जब सब मिक्स हो जाएगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब तो सारी अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको ना। तो इसमें ये देखा है 1+1+x-1/x, ये ऐसा लिखा हुआ है, और फिर आगे लिखा हुआ है e⁻x+1/x dx। ठीक है ना। अब इसमें या तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ना, e⁻x+1/x लिख लिया मैंने, फिर प्लस e⁻x+1/x इंटू x-1/x dx dx, मैंने ऐसे लिख लिया है ना। अब या तो मैं बाई पार्ट्स लगा दूं, या तो मैं बाई पार्ट्स यहाँ लगाऊंगा, या मैं बाई पार्ट्स यहाँ लगाऊंगा, भाई मुझे कोई फॉर्मूला नहीं दिखा, है ना। तो मैंने या तो बाई पार्ट्स लगाने का, यहाँ या तो मैं यहाँ बाई पार्ट्स लगा देता हूँ, या मैं यहाँ बाई पार्ट्स लगा देता हूँ। यहाँ बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो शायद थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, इसको मान लूंगा मैं डिफरेंशिएबल, यूनिटी को मान लूंगा और बाई पार्ट्स लगा दूंगा, ठीक है ना। और बाई पार्ट्स लगाते ही मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो मैंने यूनिटी को मान लिया इंटीग्रेबल और इसको मान लिया डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन विल रिमेन एज सच, इंटीग्रल ऑफ यूनिटी x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो e⁻x+1/x इंटू, अब x+1/x का करेंगे तो 1 - 1/x² इंटू इंटीग्रल ऑफ यूनिटी x dx, और जिसे मैं x को अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा, x को अंदर ले जाओ तो x - 1/x, ये इंटीग्रल सेम बन गया, हट जाएगा। आंसर इज x इंटू e⁻x+1/x, है ना। बाई पार्ट्स लगा दिया, कैलकुलेट कर। अब या फिर ध्यान से देखो आप, है ना, मतलब वो धीरे धीरे आएगा, हम बार बार इसलिए बताते हैं आपको, ये मेन तरीका है। जो भी हम फॉर्मुला बना रहे हैं वो इससे बना रहे हैं, वो तो फॉर्मुला बना के वो एक फॉर्म हमने हमारे दिमाग में रख ली कि भाई जिस दिन वो फॉर्म क्लिक हो जाएगी हमें ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हमें बाई पार्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन वो जो फॉर्मुला है जो हमने दिमाग में रख रखा है वो बाई पार्ट से ही आता है ना, तो मेन कंसेप्ट तो वो है, जब वो एकदम क्लिक नहीं हो बाई पार्ट्स लगा दो आप, मेन कंसेप्ट अप्लाई कर दो। अब इसमें देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, e⁻x-1/x, ये मैंने ऐसे लिख लिया ना। फिर हमारे पास लिखा हुआ है प्लस x-1/x इंटू e⁻x+1/x, ये मैंने ऐसे लिखा है इसको ना। अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा 1 - 1/x², तो मैंने यहां से x बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया 1 - 1/x² e⁻x+1/x। अब देखो ये एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स, व्हाट इज द आंसर, एक्स इंटू एफ एक्स। और नहीं दिया, दिमाग में आया तो कोई बात नहीं, मेन कंसेप्ट तो ये, वो जो फॉर्मुला आया है वो बाई पार्ट से आया है वैसे ना। मतलब ये थोड़ा ये विजुलाइज करना मुश्किल होता है थोड़ा, जब एक्स एफ एक्स प्लस एक्स एफ डेस एक्स वाला विजुलाइज करना मुश्किल होता है, इसमें कई बार दिक्कत आती है, ये विजुलाइज नहीं कर पाते हैं ना। वो तो हमें तो क्या समझाना होता है आपको हर तरह से, हम खुद तैयार होके आते हैं कि ऐसे समझाऊंगा या ऐसे कर दूंगा ना, ऑब्वियस से बात है ना। प्रैक्टिस करके आने में क्या बुराई है, कि तू तो सेंचुरी इसलिए मारता है यार, तू तो रोज प्रैक्टिस करके आता है, तो तू भी करके आ जा, तू भी सेंचुरी मार ले। भाई तुम भी प्रैक्टिस करके आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस करके आते हैं तो यहाँ दिखता है परफॉर्मेंस, ऐसी बात थोड़ी है ना, और हर तरह से समझा पाते हैं फिर आपको ना। तो क्योंकि हमारा काम समझाना है, सवाल करना तो आपका काम है कायदे से,
हमारा काम सिर्फ समझाना है कि ऐसे होता है और सवाल ऐसे करते हैं, और फिर हम आपकी मदद कर देते हैं जल्दी से जल्दी, कम से कम समय बर्बाद करके ना। और वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम सब खुद सवाल करके आते हैं, ताकि समझाने में कम से कम टाइम लगे ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? कौन सा? E1। E1 में को डाउट हो? नेक्स्ट इसके बाद E3 में को डाउट हो? टी स्क्वायर मान लो उसको, 1 - x³ को टी स्क्वायर मान लो, 1 - x³ को टी स्क्वायर मान लो, वरना कुछ कर भी नहीं पाएंगे उस x⁻³ का। इसको टी स्क्वायर मान लो, हो जाएगा। इससे सब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये लिख लो आप, और बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा, और कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट इसके बाद E4। E4 में को डाउट हो, वापस रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज, ताकि ऊपर वाला फ्री हो जाएगा। तो e⁻x-1, मतलब ये देखो सवाल भी मैं एक एक करके करा रहा हूं आपको। पहले मैंने सवाल दिया था आपको ये वाला करने के लिए, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया करने के लिए। पहले मैंने क्लास में कराया, √a - x/a+x वाला, है ना, वो मैंने क्लास में कराया था। फिर मैंने सवाल नंबर 4 दिया करने के लिए। अगली बार नेक्स्ट टर्न पे मैंने सवाल नंबर 5 दिया करने के लिए। सवाल नंबर 4 को मैंने 2-3 तरह से बताया था, फिर सवाल नंबर 5 दिया करने के लिए, फिर आज सवाल ये दिया करने के लिए, D4। तीनों में रैशनलाइज करना है, लेकिन वो तीनों एक एक दिन करने के लिए दिए मैंने, ताकि भाई एक बार नहीं आएगा तो एक बार सीखेगा बच्चा, अगली बार करके लाएगा ना। तो यहाँ इसको रैशनलाइज कर दो आप। रैशनलाइज करने पर ही ऐसा आ जाएगा हमारे पास, e⁻²x-1। ठीक है, अब जब भी क्या e⁻x नीचे होता है ना, तो वो ऊपर में होना जरूरी है। जब भी e⁻x नीचे हो तो वो ऊपर होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं e⁻x को कभी t मानूंगा ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो e⁻x dx अगर ऊपर होगा तो फटाफट डिविडेंड में चला जाएगा वो। तो जब भी आपके पास e⁻x नीचे हो, वो ऊपर में होना जरूरी है। नहीं है तो उसको फोर्सफुली बना दो आप खुद लेके आ जाओ। जैसे हम बोलते हैं ना कि नीचे की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए ना। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, ये जनरल रूल है एक सवाल करने का। ऐसे जब भी e⁻x नीचे दिखे तो वो ऊपर होना ही चाहिए। नहीं है तो आप बना दो उसको, कोई बात नहीं, क्योंकि वो काम आएगा हमारे ना। तो हमने क्या इसमें अलग अलग कर लिया, इसमें ऐसे अलग अलग कर लिया। इसको लिखा e⁻x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर dx। एक तो मैंने ऐसा कर दिया, अभी तो आसानी से हो गया। पुट e⁻x बराबर t, तो dt t² - a², लॉग की फॉर्म बन गई है। तो e⁻x को t मान लेंगे ना हम, तो dt चल जाएगा t² माइनस, तो 1/√t² - a², ln t प्लस √t² - a²। अब यहाँ आ जाते हैं ना, तो -1 हो गया ना, √e⁻2x, e⁻x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ e⁻x नीचे तो है, ऊपर नहीं है, लेकिन बस उसको बना दो ऊपर नीचे, ये e⁻x ना, पुट e⁻x बराबर t, तो ऊपर क्या हो गया? dt अपॉन t इंटू √sec−1t, तो sec−1 आंसर आ गया। ये लॉग में आ गया और ये sec−1 आ गया। ठीक है ना? और कौन सा है? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसमें थोड़ा इसको इंडिकेट कर लो, थोड़ा उसको इंडिकेट कर लो, थोड़ा उसको इंडिकेट करो, थोड़ा उसको इंडिकेट करो, क्योंकि वो एक्स है ना, वो दिक्कत आएगी उसमें, क्योंकि वो टिक्नोमेट्री भी है, उसमें एक्स भी फंस रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 100%। तो उसमें ये है हमारे पास, वो लिखा हुआ है e⁻sin x, e⁻sin x। फिर ये हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं, तो ये आएगा x, कितना आएगा cos x, क्यूब नीचे है कि ऊपर है, x cos x, तो ये x cos x आ जाएगा ना, माइनस, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा sec x tan x, ये ऐसा आ जाएगा sec x tan x, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें या तो हम sin x को t माने और पूरे सवाल को t में लेके आ जाए, है ना, या फिर हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, दोनों तरीके हैं हमारे पास। तो अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, तो हम देखते हैं भी कहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ये e⁻sin x है, e⁻sin x, और x cos x हमारे पास है, e⁻sin x, x cos x dx माइनस e⁻sin x, और ये आ जाएगा sec x इंटू tan x। देखना है कि मैं कहां से स्टार्ट करूंगा ना, तो या तो मैं किसी एक को इंडिकेट करके देखूंगा, और अगर दूसरा वाला कट गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं कटेगा तो थोड़ा उसको इंडिकेट कर लूंगा मैंने। हमारे पास यहाँ ये भी ऑप्शन है, हम sin x को टी पुट कर सकते हैं। मैं हर बार बोल रहा हूँ आपको,
पुट करते वक्त अगर आप पुट करने के पहले ही अगर आपको डर लगे कि भाई ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, फिर आप ये कोशिश कर लो, और आपको लगता है कि भाई मैं तो उसी को पुट करके देखूंगा और उसी से निकालूंगा, तो कई बार दिक्कत आ सकती है अपने को, कन्वर्जन में दिक्कत आ सकती है। वरना इसीलिए मैं ये ऑप्शन बोल रहा हूँ साथ में, हमें पुट करना है या टी बनाना होता है, हमें एक्स तो बना नहीं सकते, टी बना सकते हैं, ए की पावर टी। और जब लगे पुट करने में मुझे यहाँ कुछ कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी तो मैं बाईपास लगा लूंगा। मेन तरीका वही है, तो पहले मैं बाईपास लगा रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, जो मुझे कंफर्टेबल लगे। अभी हम एक ही को इंडिकेट करेंगे, और एक में बाईपास लगाने पर हो सकता है दूसरा इंडिकेट कट जाए, नहीं कटेगा तो उसको भी इंडिकेट कर लेंगे। अब आपको ही देखना है यहाँ से स्टार्ट करूँ कि वहां से स्टार्ट करूँ, ये हमारा कंफर्ट जोन है, हम कहाँ से स्टार्ट करें। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये डिफरेंशियबल होगा, ये इंटीग्रेबल होगा, बट ये इंटीग्रल ऑफ दिस सेक एक्स। यहाँ से स्टार्ट कर लो चाहो तो आप, ये आसान लग रहा है। इसमें डिसाइड करना पड़ेगा इसमें क्या करूं, इसमें किसको इंटीग्रल मानूं किसको डिफरेंशियबल मानूं। तो देखो यहाँ डिफरेंशियबल तो एक्स हो गया, क्योंकि अगर मैं एक्स को कुछ साथ में रखूंगा ना तो दिक्कत आएगी। एक्स को तो अलग कर दो, वो तो डिफरेंशियबल हो गया, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करते ही वो गायब हो जाएगा, क्योंकि आगे मुझे एक्स चाहिए ही नहीं। आगे मुझे अगर मैं ये भी उम्मीद करूं कि भाई यहां से आगे बढ़ूं और वो इंटीग्रल कट जाए, तो एक्स को हटाना जरूरी है, और एक्स हटाने का एक ही तरीका है, उसको डिफरेंशियबल मान लो। तो एक्स को तो मैंने डिफरेंशियल मान लिया, और ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मान लिया इंटीग्रेबल। बट व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। भाई हमारे सामने समस्या आएगी ना, अगर मैं मान लो इसको डिफरेंशियल मान रहा हूँ, सोच समझ के मान रहे हैं, इसको डिफरेंशियल मानने से जिससे मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये एक्स खत्म हो जाएगा, आगे एक्स है ही नहीं मेरे पास, तो एक्स को खत्म करना है तो वो अपने लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। अब हमारे पास बचा ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या इसका इंटीग्रल निकाल सकता हूँ मैं? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस? ई की पावर साइन एक्स को टी मान लिया मैंने, तो ई की पावर टी डी टी। और बड़ी भाई साइन एक्स को टी पुट कर दिया ना, तो ए की पावर टी डी टी हो गया वो। तो ए की पावर टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो गया? ए की पावर साइन एक्स हो गया ना। यहाँ भी मैं बाई पार्ट्स यहाँ से भी शुरुआत कर सकता हूँ ना। हालांकि यहाँ थोड़ा सोचना पड़ा मुझे, प्लानिंग करनी पड़ी, यहाँ सोचना नहीं पड़ा। तो यहाँ सोचना नहीं पड़ा तो यहाँ से करके देख लो, इसमें बाई पार्ट्स लगाऊंगा, हो सकता है वो कट जाए, जो कटने की उम्मीद नजर नहीं आ रही मुझे, क्योंकि यहाँ एक्स आएगा ही नहीं कभी, यहाँ एक्स नहीं आएगा ना, तो मतलब मुझे थोड़ा इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो थोड़ा यहाँ कर लो थोड़ा वहां कर लो, तो ये आ गया हमारे पास ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब टफ सवाल है ये, जेई में आ सकता है, एडवांस के अंदर भी आ सकता है, मेंस के अंदर भी आ सकता है, एर इट इज सेम सवाल, छप के आ सकता है सवाल है। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये ऐसा आ गया हमारे पास। मतलब इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, अब सारी तैयारी कर ली हमने। ये डिफरेंशियबल बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं इंटीग्रेबल, और जब अगर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियबल और इसको बोलेंगे इंटीग्रेबल। अगर करना पड़ा तो या तो कट ही जाएगा, जो कटने की उम्मीद नहीं है ना, लेकिन अगर कट जाएगा तो ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच इंटीग्रल ऑफ दिस e raised to power sin x minus sin of integral, now derivative of first function integral of second function। और ये कैंसिल नहीं हुआ इससे ना, है ना? ये समझ में आ गया? सब कुछ साफ साफ लिख रखा है ऊपर मैंने। ये माइनस साइन को मैंने कॉपी कर लिया, ब्रैकेट लगा दिया हमने क्योंकि माइनस साइन है। फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sec x minus sin of integral, now derivative of first function e raised to power sin x, derivative of sin x is cos x, integral of second function sec x, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। नाउ व्हाट इज sec x into cos x? 1। बस इससे हट जाएगा, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन होता है, बस अब ये आंसर आ जाएगा। e की पावर साइन एक्स को बाहर निकाल लो, तो e की पावर साइन एक्स एक्स माइनस, मतलब सिर्फ प्लानिंग करने में टाइम लगा हमें कि कैसे करना है, अदरवाइज सवाल 3 लाइन में हो गया। अब या फिर इसमें अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता तो दिक्कत आती फिर हमें। साइन एक्स को अगर मैं टी पुट करूंगा तो थोड़ी सी समस्या रहेगी, इसलिए जब पुट करने में दिक्कत आए ना तो बाई पार्ट्स लगा दो। अब इसमें अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता तो पुट साइन एक्स बराबर टी, तो उससे कितना आ गया, कॉस एक्स डी एक्स कितना हो गया, ये डी में आ गया, लेकिन मुझे पूरा सवाल टी में लाना है तो डी एक्स भी डी में लाना पड़ेगा। तो इसको लिखा मैंने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। आगे समझ में? वो कॉस एक्स को नीचे लिखा, कॉस एक्स को लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसा आ गया ना। अब मैं पूरा सवाल टी में ला रहा हूँ, तो ई रेस से पावर टी हो गया, डी एक्स के स्थान पर क्या आ गया, डी टी अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dx के स्थान पर आ गया। अब इसको देखो, हमें x चाहिए तो लिख दो उसको साइन इनवर्स टी। अब क्या करें, x के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं, तो अब बहस नहीं करेंगे भाई उसको लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख दिया भाई हमने तो, है ना। फटाफट नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो ऐसा ही होगा, मतलब कि इसको लिख सकते होंगे अपन ये टी। अब व्हाट इज cos x, cos x इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, अब ये कितना हो गया, sec x इंटू टेन एक्स कितना हो गया, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो साइन एक्स से तो टी आ गया और कॉस स्क्वायर एक्स से 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया ना, ये ऐसा आ गया। जो देखते ही लग रहा था, अपन को डर लग रहा था देखते ही कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन होगा, इसलिए मैंने बाईपास लगा दिया वहां ना। अब इसमें हम यहाँ आ गए ना, अब इसको अलग अलग कर दो आप। अब e की पावर टी अगर बाहर है तो ये e की पावर टी बन जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर लेके आ जाओ, तो वी गेट साइन इनवर्स ऑफ टी माइनस, और ये कितना आ गया, टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। अब लेकिन फॉर्मूला नहीं बना, इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट, तो जोड़ दो घटा दो उसको, साइन इनवर्स टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। ये इसको ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, दो सवाल बन गए मतलब इसमें ना। एक बार तो ये एफ ऑफ टी, ये एफ डेस टी, फिर अब ये एफ ऑफ टी, तो 100% वो एफ ऑफ टी है, एफ डेस टी है ना, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा मतलब। लेकिन कन्वर्ट करने में तो क्या है, फटाफट फटाफट में पता पता होता है, ऐसा है फटाफट लिख दिया ऐसे ना, इसमें लेकिन टाइम लगेगा। और एकदम वो जैसे पुट करने लगेंगे ना, तो कहीं ना कहीं लगेगा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा पुट करते ही, तो फिर वो बाईपास लगा दो उसमें ना आप, ज्यादा आसान वो है ना। लेकिन पुट करके भी निकाल पाए अपन, ये एक तो ये अलग कर देंगे, समझ रहे हैं आप। इसमें चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले लेना, ताकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाए, और इसको डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा देखो आगे वाला में। तो ये एफ टी एफ डेस टी, ये एफ टी एफ डेस टी हो जाएगा अब, है ना। वापस टी की जगह फिर हम साइन एक्स रख देंगे। तो यही थे बस शायद, है ना। तो आगे चलते हैं हम, तो हम आ गए थे शायद कल, वो एक फॉर्मेट लिखाया था मैंने आपको ना, और उसका एक सवाल कर लिया था हमने कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, या फिर हमारे पास लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हो। इन सभी के अंदर हम लीनियर को एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज कर देते हैं ना। लीनियर को लिखते हैं ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी, और उसकी भी जरूरत नहीं है अपने को ना, बताया ना मैंने आपको। नीचे वाला डायरेक्टली ऊपर लिख दो आप तो, और एडजस्ट कर लो फटाफट, ए और बी निकाल लो। हालांकि मैंने ए और बी निकाल के भी बताया था आपको, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं है, वो तो बोर्ड वगैरह में दिखाना हो तो सिस्टमेटिकली दिखा दो आप, अदरवाइज हम खुद ही बना लेते हैं उसको ना, और खुद बना के कैलकुलेट कर देते। शायद एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए, दो दिए थे, तीन दिए थे, तो एक तो कौन सा था, वो cos x वाला था मेरे हिसाब से ना। तो उसमें मेरे हिसाब से क्या करोगे, कौन सा था, cos x इंटू e की पावर x, और आगे एक्स स्क्वायर था, तो हो गया होगा ये तो ना। इसको एक फंक्शन मान लो, उसको अलग मान लो, थोड़ा लंबा आएगा लेकिन हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा भाई। ये तो हम इसका इंटीग्रल जानते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि इसको गलती से इंटीग्रल मान लिया तो ना तो ये खत्म होने वाले हैं ना ये खत्म होने वाले हैं, तो इसको खत्म करना जरूरी है ना, इसलिए इसको डिफरेंशिएबल और इसका इंटीग्रल रट रखा है हमने, तो वो काम आ जाएगा हमारे ना, हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। बताऊं, आंसर आपकी शीट में लिखा हुआ है ना, मतलब मैं बताता हूँ, वो एचएलपी में सवाल है, उसका आंसर पीछे देख लेना आप, है ना। एचएलपी के अंदर है, तो यहाँ इसका इंटीग्रल काम आ गया मतलब, क्योंकि अगर ये इंटीग्रल हमें याद नहीं होता ना, तो इसका इंटीग्रल निकालना ही अपने आप में चैलेंज है, तो ये सवाल फिर बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इसका इंटीग्रल याद कर रखा है। इस सवाल से मालूम पड़ गया, हमें इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, ताकि दिक्कत नहीं आएगी ना। और इसको मान लेंगे डिफरेंशियबल, इसको मान लेंगे इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल मुझे पता है, e की पावर x अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स, है ना। और लिख देंगे, आंसर देख लेंगे शीट में से ना, एचएलपी के अंदर है सवाल, ये पीछे आंसर लिखा हुआ है, देख लेंगे मेरे हिसाब से ना। और कौन सा था, देखता हूँ मेरे पास होगा, मुझे याद आ जाएगा। x-5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो भी आसान है मतलब, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। फटाफट ये लिखा हुआ है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक x-5 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, x-5 लिखा है ना ये, और वो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा, 2। अच्छा 2 नहीं है, वो x है एक्चुअली, वो गलत लिख दिया होगा मैंने, x-5, वो तो 2 से भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
एक्स है लेकिन वो ना, टू से भी आ जाएगा, टू से बना लेंगे अपन, लेकिन वो टू से फिर एक्स चाहिए अपने को ना। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, टू में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ टू लिखा हुआ होता, तो फिर तो मेरे हिसाब से मिनिमम दिक्कत है ना। फिर तो अगर मैं पता नहीं होता तो भी दिक्कत नहीं आती, इसको अलग कर लो बस आप। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू होल पावर हाफ हो जाता। फिर यहाँ पर इसको एक्स मिलता, तो यहाँ टू एक्स कर लेते, यहाँ पर वन बाई टू कर लेते, और ये डी एक्स हो जाता। माइनस फिर फाइव को अलग कर लेते बाहर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू का हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको रूट टू का होल स्क्वायर कर देते हैं ना। तो यहाँ तो कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता अपने को ना, अगर टू लिखाया है मैंने तो ना। ये तो फटाफट हो गया, एफ एक्स की पावर एन एफ डेस एक्स, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं अपन, है ना। तो ये एक्स करके कर लो अब यहाँ पे, है ना। अब यहाँ एक्स ये था ना बस, एक और था। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं अपन, ये वाला कर लो पहले। और कौन सा था इसके अलावा? ई की पावर एक्स, अच्छा वो ऊपर वाला था, बिल्कुल मेरे माइंड में आ गया। तो हो गया वो। तो उसमें वही है हमारे पास, ऐसा सवाल हमने किया भी था। नीचे एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है। तो या तो पहले एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बना दो आप ऊपर ही, नहीं या तो ऐसा कर लो, ऊपर बना लो उसको। ये ई की पावर एक्स है, और नीचे था एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले में क्या करो, ऐसा कर लो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और कितना लिखा हुआ है, सात, प्लस वन कर दो। ये तो ये तरीका है कि मैं एक्स प्लस थ्री ऊपर चाहता हूं, मतलब ताकि एक्स प्लस थ्री की एक पावर कम हो जाए और वो आगे स्क्वायर बचा रहे। तो मैं एक्स प्लस थ्री चाह ही रहा था, तो एक्स प्लस थ्री के साथ मैंने एक्स प्लस टू को लिख दिया, ताकि वो कम बचे, और प्लस वन को अलग कर दिया मैंने। समझ रहे हैं, है ना। या ऐसा नहीं कर तो अब इसमें क्या होगा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, और एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री को डिफरेंशिएट करने पर वो आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे सोचेंगे अपन, या कोई बात नहीं ऐसा मत सोचो आप। नीचे लिखा, अब या तो स्क्वायर ही ऊपर बना लो, क्योंकि ये नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, उसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसमें एक्स स्क्वायर आएगा जो मेरे पास है ऑलरेडी, फिर इसमें आएगा सिक्स एक्स, लेकिन मेरे पास क्या है, फाइव एक्स है, तो मैंने माइनस एक्स कर दिया। अब यहाँ माइनस नाइन आएगा, प्लस नाइन आएगा, मुझे क्या चाहिए, तो माइनस टू कर दो उसमें, ये इसमें ऐसे करो। हो गया क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं हम चाहे दोनों। वो इसके वो ये सारे मैंने दो तरह से बताया था आपको, प्लस चार माइनस चार करके भी बताया था, और परफेक्ट स्क्वायर लिख के भी बताया था मैंने आपको। तो ताकि दोनों अप्रोचेस दिमाग में आ गई, ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर एक्स है। अब इसके नीचे लिखेंगे तो ये वन आ जाएगा, माइनस फिर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। बस अब आसान है। अब क्या करो, इसको तो अलग कर दो, और इसमें प्लस वन माइनस वन कर दो, ताकि एक बार वन अपॉन एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, और एक बार माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वो एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स बन जाएगा। समझ रहे हैं, प्लस वन माइनस वन। तो ये तो ए की पावर एक्स हो गया, अलग कर दिया इसको, ए की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स, इसमें कर देंगे एक्स प्लस थ्री माइनस वन कर दिया मैंने। बस ऐसा बन जाएगा ये। तो ये ए की पावर एक्स बन गया, वो ए की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू ई की पावर एक्स, ये आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है ना। मतलब हमने सवालों से सीख रहे हैं हम, हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, ऐसा फॉर्मूला नहीं दिखे तो। बाई पार्ट्स में भी या तो एक इंटीग्रल कट जाता है, या थोड़ा इसको कर देते हैं थोड़ा उसको कर देते हैं। हमने आज ये भी सीखा है, डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव आगे नहीं मिल रहा हो तो उसको जोड़ दो घटा दो उसको, उसको ऐड भी कर दो उसको माइनस भी कर दो। तो आगे आ जाते हैं, ये सवाल करना है हमें, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस फाइव इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सोल्व करना है हमें।
तो सबसे पहली बात है, अगर कोई फॉर्मेट है, अगर कोई फॉर्मूला हमारे पास है या कोई फॉर्म हमारे पास है, तो वो दिमाग में रहनी चाहिए ना। उनको दिमाग में रखने के बाद भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम आता है, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोचेस किसी कॉम्प्लिकेटेड सवाल में काम भी आती है। इससे लीनियर रूट क्वालिटी हो गया ना, तो लीनियर को एक्सप्रेस कर देंगे हम ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्यू एन प्लस बी की फॉर्म में। या तो ऐसे लिख के ए और बी निकालो, या फटाफट जमा दो, आप तो बस आ गए ना। क्यू का डेरिवेटिव चाहिए और प्लस समथिंग चाहिए हमें। हो गया। पर इसको लिख लिया तो हमने ऐसे लिख लिया, भाई इस तरह की फॉर्म हो गई लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को हमने ऐसे फॉर्म कर लिया, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्यू, व्हाट इज क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस बी। हम चाहते हैं लीनियर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो ये एक्स माइनस फाइव हो गया, ए की जगह ए लिखा हुआ है, ये टू एक्स प्लस वन आ जाएगा और ये प्लस बी आ जाएगा यहाँ। बस अब कंपेयर करके मैं ए और बी निकाल लूंगा यहाँ से ना। तो फर्स्ट वी आर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फर्स्ट वी आर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स के कोएफिशिएंट अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वी आर गेटिंग वन बराबर टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू हाफ आ गया। नाउ वी आर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो, दैट इज माइनस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस 11/2। वो हाफ को इंटरचेंज कर दिया तो -11/2 आ गया। तो मैं ए को यहाँ रख दूंगा और बी को यहाँ रख दूंगा ना, तो वो कितना आ गया, देयरफॉर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 1/2 इंटू टू एक्स प्लस वन -11/2। मतलब इस लीनियर की जगह ये रख देंगे हम, इसकी जगह हम ऐसा लिख देंगे ना। और इसका फायदा क्या होगा, ये कल मैंने बताया था आपको, कि वो लीनियर को अगर ऐसा लिख दिया जाए तो फटाफट हमारा काम चल जाता है ना। या फिर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी निकालने की, हम जानते हैं भाई इसको हमें इसका डेरिवेटिव क्रिएट करना है आगे, तो यहीं से लिख सकते थे हम डायरेक्ट। ये साइन ऑफ इंटीग्रल बना दिया, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, क्यू का डेरिवेटिव चाहिए, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ क्यू, टू एक्स प्लस वन, ये इसको लिख लिया हमने। लेकिन हमें तो ये क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट करने के लिए मुझे एक्स चाहिए, यहाँ टू लिखा हुआ है तो 1/2 कर दो। अब इससे एक्स तो मिल गया हमें, लेकिन ये क्या बन गया, एक्स प्लस हाफ बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, -5। तो हाफ में कितना ऐड करें, हाफ में कितना ऐड करें कि -5 आ जाए, -11/2। तो बस -11/2 रख दो आप यहाँ पर फटाफट। तो ये पूरा एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, x-5 लिखा था, ये टाइम बच जाएगा हमारा है ना, ऐसे कंपेयर नहीं करना पड़ेगा अपने। क्लियर हो गया ना। बट अब उसके बाद ये चाहे वहां लिख दो या ऐसे जमा दो उसको, आप बोर्ड वगैरह में आया तो ऐसे दिखा दो, ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई इन्होंने दिखाया है, तने कैसे लिख दिया वरना इन्होंने, तो उसको दिखा देंगे उनको ना। मतलब उसके बाद तो अलग अलग कर दो उसको। तो ये 1/2 की जगह 1/2 आ गया, ये साइन ऑफ इंटीग्रल नाउ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर हाफ, तो ये एफ एक्स की पावर एन बन गया। और व्हाट इज एफ डेस एक्स, 2x+1, ये आगे तैयार कर रखा है हमने। माइनस अब 11/2 को बाहर निकाल लो, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो डायरेक्ट स्टेप फॉरवर्ड हो गया, और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, 1/2 से कितना आएगा, 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, तो कितना बचेगा यहाँ, 1/3 बचेगा ना। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 हो गया, ये तो फटाफट लिख दिया हमने। और वहां परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो उसको, तो -11/2 की जगह 11/2 इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आता ही में, तो एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया ना। तो वो लंबा छोड़ा फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ना, वही बना ना, बस लगा देंगे इसमें ना। तो एक्स किसको बोल रहे हैं, हम एक्स बोल रहे हैं एक्स प्लस हाफ को, तो ये तो कॉपी कर लिया, -11/2 की जगह 11/2 आ गया, ये ब्रैकेट लगा दिया, एक्स बाई टू। अब जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब या तो उसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो वापस। अब ए स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए स्क्वायर नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर बाई टू, ये तो हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। अब 1 अपॉन कर दो उसको, एल एन, तो एल एन ऑफ एक्स
प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर दो बस। 1/8 हो गया मतलब, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर इज 1/4। आगे समझ में? बस लगा दिया, फॉर्मूला रट रखा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। तो ऐसे निकाल लिया मतलब उसको ना, तो ये फॉर्मेट है हमारे पास। एल अपॉन क्वालिटी को, एल अपॉन रूट क्वालिटी को तो भी ऐसा कर सकते हैं, एल अपॉन एल इंटू रूट क्वालिटी के तो भी ऐसा किया जा सकता है ना। इनको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं या फंक्शन भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशंस। अब ये किसको बोलते हैं, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है? ये हम जब एफएम पढ़ाते हैं ना आपको इनइक्वालिटी, तब लिखाते हैं आपको व्हाट इज रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, फिर इसकी रेंज भी निकालते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, फाइंड द रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, जहां क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते हैं। तो ये पहले से सीख जाए हम कि इसका रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इज नोन एज रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स is called rational algebraic expression. An expression phi x is equal to fx upon gx is called rational algebraic expression if fx and gx both are polynomial expressions. Both are polynomial expressions. मतलब पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल को रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोला जाता है या एक्सप्रेशन बोला जाता है ना। इसमें सिर्फ ये बोल रहे हैं ये पोलिनोमियल है, इनकी डिग्री डेफिनेशन में कहीं लिखी हुई नहीं है भाई इसकी डिग्री ज्यादा होगी या कितने डिग्री का होगा, या इसकी डिग्री ज्यादा होगी या दोनों की डिग्री बराबर होगी, या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होगी या नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होगी, या डिग्री क्या होगी। डिग्री के बारे में डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है ना। अब जो भी पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल नजर आए उसको हम रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इनकी डिग्री क्या है, सेम है। हम ऐसे लिख दें मान लो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी क्या है, एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैं इनफैक्ट इसकी बात करूंगा, ये भी एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे क्या है, पॉलिनोमियल 0 डिग्री का है ना, क्योंकि डिग्री डिफाइन नहीं कर रखी उन्होंने ना। और अगर मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये भी क्या है। आप जरूरी नहीं क्वालिटी को मतलब सिर्फ 1/x लिख दो आप, क्यूब पर क्यूबिक लिख दो, नीचे डिग्री 2 का लिख दो आप, मतलब ये एग्जाम्पल है। और इन सबको हमने कहने का देखा है, क्वाड्रेटिक के अंदर भी देखा है, इनकी रेंज निकालते हैं बने ना। तो रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये है हमारे पास। अब इसमें, अब इसको फ्रैक्शन भी बोल, जैसे ये इसको हम रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं ना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर भी है नीचे भी, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसको भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं ना। तो इसको रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले या रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन बोले, वो एक ही बात है ना। रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी बोला जा सकता है। रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन का मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे भी, चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो ना। अब इसमें लिखें इसको इक्वेशन वन मान लेता हूं मैं यहाँ ना, या मैं इसको इक्वेशन वन मान लेता हूं। इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन if the degree of denominator, if the degree of denominator is greater than the degree of numerator, in equation 1 if the degree of denominator is greater than the degree of numerator, then it is known as rational proper fraction, then it is known as rational proper fraction। यानी अभी तो हम सिर्फ इसको क्या बोल रहे हैं, रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन बोल रहे हैं इसको, बस इक्वेशन वन में जो लिखा हुआ है। फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगेगा कि यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है
तो इसको हम रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे ना, रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब या तो दोनों की डिग्री बराबर हो या अपर वाले की डिग्री क्या हो ज्यादा हो, अदरवाइज इट इज नॉन एज रैशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज इट इज नॉन एज रैशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि नीचे की डिग्री ज्यादा है, और अगर दोनों की डिग्री बराबर हो या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा ना। जैसे ये हम यहां देखें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है, ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर है अगर देखा जाए तो ना। ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर है ना। अगर मैं इसकी बात करूंगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये प्रॉपर में आ जाएगा ना। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब आ गया ना। अब हम आगे लिखते हैं नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो अब फ्रैक्शन बोलेंगे एक्सप्रेशन बोले एक ही बात है ना। यानी हमने पहले इंट्रोड्यूस किया रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब उसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फिर हमने देखा भाई ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर कब बोलेंगे, जब नीचे की डिग्री ज्यादा होगी। इम्प्रॉपर कब बोलेंगे, डिग्री बराबर हो या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो, तब उसको इम्प्रॉपर बोल देंगे। अब इनको इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं हम, रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं। फ्रैक्शन बोले या एक्सप्रेशन बोले एक ही बात है ना। टू इंटीग्रेट रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, टू इंटीग्रेट रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल we make them proper fractions. First of all we make them proper fractions. हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करने के बारे में लिख रहे हैं। तो जब मुझे रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करना हो, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इसको प्रॉपर बनाऊं। या तो प्रॉपर होगा है, अगर प्रॉपर होगा तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो मैं इसको प्रॉपर बनाऊंगा। मतलब मैं नीचे की डिग्री क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, ऊपर की डिग्री कम कर दूंगा। और वो कैसे करूंगा, डिवाइड वगैरह करके कर दूंगा। से मान लो मुझे इसकी डिग्री कम करनी, डिवाइड कर दो उसको आप, तो कहने के क्वेश्चन क्या आएगा, वन आएगा, वन प्लस वन डिग्री का रिमाइंडर आ जाएगा, और अपॉन डिवाइजर लिख देंगे अपन। तो अगर हमें लगेगा कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर नहीं है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, तो पहले मैं इसको प्रॉपर बनाऊंगा, और लगेगा ये प्रॉपर है, बस उसके आगे स्टार्ट हो जाऊंगा फिर मैंने। और अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पहले प्रॉपर बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक देम इनटू, वी वी मेक देम प्रॉपर फ्रैक्शंस, एंड देन we break them in partial fractions, and then we break them into partial fractions. To integrate rational algebraic fractions, first of all we make them proper fractions, and then we break them into partial fractions. पहले मैं प्रॉपर बनाऊंगा, और एक बार प्रॉपर बन जाएगा तो उस प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर मैं पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दूंगा। और अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पहले प्रॉपर बना लूंगा, प्रॉपर बनाने के बाद, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में कब करूंगा, जब वो प्रॉपर बन जाएगा, जब वो प्रॉपर बन जाएगा। प्रॉपर बनने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस, क्योंकि नीचे की डिग्री ज्यादा है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये जो खुद जो फ्रैक्शन है, इसको पार्शियली ब्रेक करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर, और वो मुझे आता है पहले से। इसको अलग अलग कर दो बस आप। अब मैं उसके रूल लिखाने वाला हूं आपको, और जो हम ऐसे ही कर लेते हैं उसका एक सिस्टमेटिक तरीका लिखाने वाला हूं। और हम ये सवाल पहले ही कर चुके हैं ना, क्योंकि हमें इसको स्प्लिट करना आता है। हम जानते हैं अलग अलग हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अलग अलग तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मैंने कॉमन सेंस लगा दिया, एक्स माइनस वन माइनस का एक्स माइनस टू, ये मैंने इसको ऐसे, वो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वन, बस इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग हो गया है। कोई रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वो कई बोर्ड वगैरह में दिखाना हो, कभी दिक्कत आए तो इस सेट फॉरवर्ड लॉजिक है इनका, और इनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जा सकता है। वरना हम ऐसा भी कर लेते हैं कई बार ना, कई बार अंदाजी से काम चल जाता है ना, इनमें से एक को, किसी भी एक को आगे लिख दो और किसी भी एक को यहाँ लिख दो ना, अलग अलग कर लो उनको आप। अब एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा, ऊपर क्या चाहिए, वन, तो माइनस साइन तो आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि तभी तो एक्स कटेगा। मतलब हो गया, देखो एडजस्ट, आप ऊपर वन आ जाएगा। तो ये एक फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए ना। और एक बार ऐसे लिखने के बाद फिर इंटीग्रेट करने में दिक्कत यही। अब इसके रूल लिखा देता हूं मैं आपको, कैसे किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम देख लेते हैं ना। तो लेकिन रूल्स फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, रूल्स फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस, फर्स्ट लिखें इसमें,
when the denominator contains non repeated linear factors, when denominator contains non repeated linear factors, when denominator contains non repeated linear factors, अगर हमें लगेगा कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन तो बन गया, उस प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, हम क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ लीनियर फैक्टर की बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर होंगे और वो नॉन रिपीटिंग होंगे, मतलब x-1 का होल स्क्वायर नहीं होगा, उसमें अलग अलग होंगे वो हमारे पास। तो उसमें हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करेंगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि एफ एक्स अपॉन, ये एक लीनियर फैक्टर है मेरे पास, ये दूसरा लीनियर फैक्टर है, ये तीसरा लीनियर फैक्टर है। L1 का मतलब एक लीनियर फैक्टर, L2 का मतलब दूसरा लीनियर फैक्टर हो गया, और L3 का मतलब हमारे पास ऐसी वैरायटी भी आएगी जिनमें लीनियर फैक्टर भी होंगे, रिपीटेड भी होंगे, क्वाड्रेटिक भी होंगे, और क्वाड्रेटिक भी रिपीट कर रहा हूँ, वो सब आएगा हमारे पास। अभी हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, जब नीचे सिर्फ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करेंगे? तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? 3। तो मुझे 3 कांस्टेंट चाहिए, जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री होगी ना मैं उतने कांस्टेंट कंसिडर करूंगा। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो 1 कांस्टेंट से काम चल जाएगा, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है 2 कांस्टेंट से काम चलेगा, 3 है 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, या डिग्री 3 है तो 3 कांस्टेंट चाहिए मुझे। तो मैं एक कांस्टेंट लूंगा इसके लिए A/L1, फिर एक लूंगा बी के लिए B/L2, और एक C/L3, यानी हर लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट लिख लिया हमने। ये सवाल हमारे सीक्वेंस की शीट में था एक, वहां सीक्वेंस का रोल नहीं था, वहां पार्शियल फ्रैक्शन करने थे हमें, वो गलती से सीक्वेंस में डाल रखा है सवाल, अपने एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में था वो सवाल, वहां हल्का सा मैंने समझाया था फिर आपको वहां पार्शियल फ्रैक्शन में ना। तो ये 3 डिग्री था, 3 मान लिया ना, यानी हर लीनियर फैक्टर के लिए मुझे एक कांस्टेंट लेना है, हर लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट, एक इसके लिए ले लिया, एक इसके लिए, एक इसके लिए। मैं चाहता हूं मतलब ये ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, यानी प्रॉपर का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि या तो 2 डिग्री का है, या 1 डिग्री का है, 0 डिग्री का, 3 डिग्री का नहीं है, मतलब ये मान के चल रहे हैं हमने। तो हम चाहते हैं ये फ्रैक्शन ऐसा लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि अगर ये एक बार ऐसा लिखा हुआ आ गया फिर तो मैं इंटीग्रेट कर ही लूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट अपॉन लीनियर लॉग की फॉर्म बन गई, कांस्टेंट अपॉन लीनियर लॉग की फॉर्म बन गई, कांस्टेंट अपॉन लीनियर लॉग की। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, एबीसी निकालना आना चाहिए बस मुझे ना, एबीसी निकाल के रख दूंगा मैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो। अब एबीसी कैसे निकालो, समझ में आ गया ना, ऐसा मानना है मतलब मुझे। अब एबीसी कैसे निकालूंगा, हमें चाहते हैं भाई ये और ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मैं ऐसे लिख लूंगा इसको एफ एक्स इज इक्वल टू, पर जैसे ही मैं इसका एलसम लूंगा ना तो एलसम, एलसम से एलसम मैच कर जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, A/L2/L3, फिर आएगा B/L1/L3, और फिर C/L2/L1/L2 आ जाएगा ना। अब अगर मुझे ए निकालना है ना, हमें अगर ए निकालना है तो ए के नीचे क्या L1 है, तो एक्स की जिस वैल्यू पर L1 जीरो हो रहा हो वहां रख दो उसमें एक्स, एक्स की वो वैल्यू जहां L1 जीरो हो रहा है, जैसे मान लो ये x+2 है, तो x+2 जीरो कब होगा, तो यहाँ x बराबर -2 रख दो, क्योंकि जैसे ही आप x बराबर -2 रखोगे उस पर क्या होगा, L2 जीरो होगा, तो ये L2 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, नहीं नहीं L2 मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ, ये L1 L2 L3 आएगा, यहाँ पर L1 L3 आएगा, और यहाँ पर, तो मैं अगर a निकालना चाहता हूँ तो मैंने ऐसा रखा जिसमें L1 जीरो आ गया तो a निकलेगा ना, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं a निकालना चाहता हूँ तो वो वैल्यू रखूंगा जहाँ L1 जीरो आ रहा है, x की वो वैल्यू जहाँ L1 जीरो आ रहा है उस पर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो यहाँ से फटाफट a निकल जाएगा। b निकालने के लिए वो रखूंगा जहाँ L2 जीरो आ रहा होगा, c निकालने के लिए वो रखूंगा जहाँ L3 जीरो आ रहा होगा। तो अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो हर लीनियर फैक्टर के लिए मैं एक एक कांस्टेंट एज्यूम कर लूंगा, A/L1, B/L2, C/L, 2 होंगे तो A/L1, B/L2 से काम चल जाएगा, 4 होंगे तो एक D/L4 और लिख देंगे अपने ना। और वो एबीसी निकालने के लिए एक बार मैं L1 को जीरो करके रख दूंगा, एक बार L2 को, और एक बार L3 को। ठीक है ना, अब सवाल करके देखते हैं हम, लिखो आप, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 3x - 2 + 2। अब ठीक है, हमारे माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ये तो 1/क्वाड्रेटिक है, हम तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टराइज हो रहा हो तो कर लो आप, और जब लग रहा हो फैक्टराइज नहीं हो रहा फिर तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं पड़ेगा ना, ये 1/क्वाड्रेटिक है ना भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना बेनिफिशियल तब रहता है जब वो उसके परफेक्ट उसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, या इसके फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास,
इसको अलग अलग कर लेंगे अपन। तो ये आ गया 1/(x-1) और इंटू x-2। ये फैक्टराइज कर दिया इसको हमने। तो हमारे पास क्या आ गए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गए। हमें कोई पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, तजुर्बा है हमें ना, उससे हमारा काम चला लेते हैं ना हम। लेकिन अगर कहीं दिखाना हो तो वो सिस्टमेटिक जो रूल मैंने लिखा है वो हम समझ सकते हैं चाहे तो। ये मुझे इसको ब्रेक करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही है हमारे पास ये। तो इस 2 डिग्री हो गई, तो a/(x-1) b/(x-2। अगर हम इसको ऐसे लिख पाए तो फिर तो इंटीग्रेट कर देंगे, चाहे ए और बी कुछ भी आए, कांस्टेंट ही तो आएंगे, वो उनको बाहर निकाल लूंगा और लॉग की फॉर्म बन जाएगी। अब उसको निकालने के लिए मुझे, मैं चाहता हूँ इसको ऐसा लिख दूं, तो इनका एलसीएम सेम आ जाएगा, 1 = a × x-2 और प्लस b × x-1। अब a निकालना हो तो x = 1 रख दो, और b निकालना हो तो इसमें x = 2 रख दो। तो फर्स्ट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x = 1। उससे कितना आ रहा है, 1 = a × -1। तो व्हाट इज द वैल्यू a? -1। एक बार x = 2 रख दो, तो 1 = 0 प्लस b × 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बस a और b को रख दो वहां पर। देयरफॉर डायरेक्ट इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, a की वैल्यू क्या आ गई, -1, इसको बाद में लिख दूंगा, वरना पहले नेगेटिव दिखेगा। b को 1 रख देता हूं पहले मैं। देयरफॉर i = यानी साइन ऑफ इंटीग्रल 1/(x-1) इंटू 1/(x-2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये साइन ऑफ इंटीग्रल लिखा हुआ है और इस फ्रैक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया। कितना आ गया, 1/(x-2) और -1/(x-1) आ गया। पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया मैंने और उसको बाद में लिख दिया। बस अब इसको इंटीग्रेट कर, ये हम वैसे ही कर लेते हैं ना, ठीक है ना। इसको अपन वैसे ही अलग अलग करके निकाल लेते हैं, यहाँ ये रूल रेगुलेशन से निकाल लिया हमने ना। बस आ गया ln ऑफ x-2/(x-1), ये आंसर आ जाएगा इसका ना। लिखें एक सवाल और लिखें, इंटीग्रल ऑफ 1/(2 + e⁻x dx, ये इंटीग्रेट करना है ना हमें। अब आपको लगेगा सर फैक्टर ही नहीं है इसमें दोनों, तो बनेंगे मतलब है ना, वहां तो बने हुए थे, यहाँ बनेंगे, उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे उसका ना। अभी मैंने बोला था आपको कि जब भी e⁻x नीचे हो तो ऊपर होना चाहिए हो। बातों को सुना करो आप, बहुत हर बात बोलने की कोशिश कर देते हैं हम सवाल के अंदर, और आपको हमारी हर बात सुननी होती है ना, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं वो आपके काम के बाद बोल रहे हैं ना। ठीक है, वो कभी भूल जाते हैं, कभी गलती होती है, वो हम सब जानते हैं, इसीलिए हम बार बार भी बोलते हैं ना। हम भी ये मान के नहीं चलते कि एक बार बोलने से आप याद रख लोगे, इसलिए हम भी बार बार बोलते रहते हैं उन चीजों को ना। e⁻x अगर नीचे है तो वो ऊपर में चाहिए होता है अपने को ना। अब उसको ऊपर लाओ कैसे भी करके आप, या तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेके आ जाओ आप चाहो तो। हो गया। तो देखो इसमें एक तरीका तो ये है, मैंने बोला है कि भाई e⁻x नीचे तो ऊपर चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है वो हम जानते हैं, क्योंकि अगर उसको मैं टी पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻x आएगा, इसलिए मुझे ऊपर e⁻x dx भी चाहिए होता है, ताकि अगर मैं e⁻x को टी पुट करूं तो ना, तो मैं क्या करूं, मैं अपना नीचे में ऊपर भी चाहिए, तो या तो मैं इसको ऊपर लाने का एक तरीका है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो e⁻x। जैसे अभी सवाल किया था ना मैंने एक, अभी हमने सवाल किया था क्लास के अंदर, वहां मैंने बोला था √ऑफ e⁻2x था हमारे पास है, उस e⁻2x को मैंने ऐसे लिख लिया था। अब मुझे लगा नीचे, तो मैंने e⁻x से क्या करा था,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था ना, आ रहा है याद अभी? ये एक सवाल किया था अभी हमने ना। फिर जैसे ही हमने ए की पावर एक्स को टी पुट किया तो ऊपर क्या बन गया, डी टी। डी टी अपॉन टी इंटू अंडर रूट ऑफ टी सेक इनवर्स की फॉर्म बन गई फटाफट ना। ये हमने फटाफट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ऐसे यहां भी कर सकता हूँ ना, हम ऐसे यहां भी कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ऊपर नीचे लाने के लिए बेस्ट तरीका है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप तो। चलो मैं वही पहले फोर्स करता हूँ। हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब e की पावर x को क्या करो, t मान लो, पुट e की पावर x बराबर t। तो उससे कितना आ गया, e रेस्ट पावर x dx बराबर dt आ गया ना। तो उससे ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt, और नीचे कितना आ जाएगा, t इंटू टी प्लस टू आ जाएगा। अब इसमें कितने कांस्टेंट मानने पड़ेंगे, तो यह हम मानेंगे थोड़ी, हम तो एग्जाम में फटाफट कर देंगे 1/t माइनस का 1/t प्लस टू, और 1/2 कर देंगे इसको। अलग अलग तो करना है इनको मुझे। इसमें इसको लिख दो आप है ना, एक बार मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा। हम चाह रहे हैं ऊपर टी नहीं आया है, तो टी को गायब करने का ये तरीका है, बीच में माइनस साइन लगाओ। और व्हाट इज न्यूमरेटर, टू। मुझे क्या चाहिए, बस 1/2 कर दूंगा और यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रल लगा दूंगा। ये लो एलन आ जाएगा, वो भी एलन आ जाएगा। मतलब वो हमारे पास ये दिमाग लगा रहे हैं हम, है ना, वो कंसेप्चुअली फॉलो नहीं कर रहे हैं अपन। ये हम दिमाग लगा रहे हैं खुद ही, कहीं स्प्लिट कर दो और कैलकुलेट कर लो ना। या फिर हम वो कांस्टेंट मान के निकाल ही सकते हैं अपन, चाहें तो निकाल सकते हैं। वो कांस्टेंट मान के निकाल सकते हैं हम, ऐसा भी कर सकते हैं हम चाहें तो। अगर वो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना हो, ऐसे सोच नहीं पा रहे भाई मेरे को दिक्कत आ रही है सर, तो फिर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, लेट 1/t इंटू टी प्लस टू। नीचे की डिग्री 2 है, दो कांस्टेंट चाहिए मुझे, a/t और b/t+2। मतलब यहां से मैं ए और बी निकाल लूंगा ना। तो एलसीएम ले लूंगा, 1 = a इंटू टी प्लस टू और प्लस बी इंटू टी आ जाएगा। एक बार क्या करूंगा, टी बराबर 0 रख दूंगा, उससे ए आ जाएगा, और एक बार टी बराबर -2 रख दूंगा, अलग अलग कर दूंगा, रख दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है ना, निकाल लेंगे वो तो है ना। या हम ऐसा भी कर सकते थे, कई बार हम ऐसा भी एफर्ट कर सकते हैं, भाई मुझे ऊपर लाना था ना तो मैंने यहीं से बाहर निकाल लिया। ये आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर ये आ रहा है इसका, एलन ऑफ मॉडुलस ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन ई रेस्ट टू पावर x+2। ये आ रहा है ना आंसर, क्या आएगा आंसर ना, वो 1/t कर देंगे, 1/t+2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 भी आ रहा है शायद बाहर, ये 1/2 भी आ रहा है ना, ये ऐसे लिख देंगे इसको ना। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं भी, इसको यहीं से बाहर निकाल लो, ये एफर्ट भी कर सकते हैं, हालांकि बेस्ट यही है, फटाफट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो आप। लेकिन उसका अलग एडवांटेज दे आएगा, मैंने यहाँ से e की पावर x बाहर निकाल लिया ऊपर ले जाने के लिए, तो व्हाट डू वी गेट, 2 इंटू ई की पावर -x+1 हो गया। ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब इसी को ऊपर ले जाओ, इसमें अब पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत भी नहीं है ना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, -2 ई रेस्ट टू पावर -x। तो -2 की कमी है हमारे पास, ये -2 कर दो, बस ये लॉग की फॉर्म बन गई ना। इसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना पड़ा अपने को ना, बस इसका डेरिवेटिव आ गया ना एग्जैक्टली ऊपर। व्हाट इज डेरिवेटिव दिस, -2 ई की पावर -x। तो ये -1/2 की जगह -1/2 रहा, और एलन ऑफ मॉड ऑफ 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर -x+1 आ गया है, प्लस सी। अब ये आंसर से मैच कर जाएगा, इसको 1/e की पावर x कर दो, तो ई 2 प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर x, लेकिन बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन से उसको उल्टा कर दो, तो 1/2 रहेगा, और वो e की पावर x अपॉन e की पावर x+2 आ जाएगा ना। आगे समझ में। तो ये इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना पड़ा, तो कई बार अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि बाहर निकाल के वापस उसी को ऊपर ले जाओ, या फिर ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो। ये सवाल लिख लो, ये करके लाना है घर से आपको ना। इवेल्युएट 2x³ माइनस 3x² -8x -26 अपॉन 2x² -5x -12 dx। बट दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले मुझे इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, और एक बार प्रॉपर में आने के बाद फिर ये फैक्टराइजेबल भी है, फिर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूंगा। पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा इसको, और फिर बाद में जो है हम इसको प्रॉपर बनने के बाद जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। उसके लिए नीचे वाले के फैक्टर करने पड़ेंगे, तभी जाके लीनियर फैक्टर आएंगे, क्योंकि रूल मैंने लीनियर फैक्टर का लिखा है अभी आपको बस है ना, और वो भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का लिखा है। तो कल मिलते हैं बाकी फिर हमने ना।
जो हमारी क्लास है, तो मैट्रिक्स में हमारे जो है वो पूरा हो गया। इसमें एक्सरसाइज टू के पार्ट 4 में शायद एक कंप्रेशन बचा हुआ है, या और भी कुछ सवाल बचे हुए होंगे, तो वो देख लेंगे। अभी तो मैंने जो बता रहा हूँ आपको वो लिख लो आप। एक्सरसाइज टू का मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, एक्सरसाइज टू का पार्ट 4, कंप्रेशन नंबर 2। इसमें जो भी डेफिनेशन है सब अपनी कॉपी में लिख लेंगे पहले आप, है ना। इसमें जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है इस कंप्रेशन के अंदर, वो सारी अपनी कॉपी में लिखनी है आपको पहले ना। भाई ये आइडेम्पोटेंट का के डेफिनेशन ये है, इनवॉल्यूटरी की डेफिनेशन ये है, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ये अपनी कॉपी में भी लिखनी है आपको सारी। जो भी ये कंप्रेंशन लिखा हुआ है, कंप्रेंशन नंबर 2, ये पूरा कॉपी में लिखा होना चाहिए ना आप। अगर कोई बच्चा सवाल पूछेगा मेरे से इसका, तो वो कॉपी में लिखा हुआ बताएगा, वरना सवाल नहीं बताऊंगा उसको, है ना। तो या तो आपको सवाल पूछना ही नहीं है, और पूछना है तो ये लिखा हुआ दिखाना है अपनी कॉपी में, मतलब जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। सवाल नहीं लिखने, सवाल तो लिखने ही है, तभी सवाल करोगे कॉपी में आप। जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो आपको लिख के लाना है ना। और कोई भी बच्चा अगर सवाल पूछेगा तो वो लिखा हुआ बताएगा मेरे को। तो ये तो इसमें करके लाना है हमें, इनडेफिनेट में लिख लो आप। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। पार्ट 2 में देखते हैं कोई सवाल हो जाए तो। नाइनटी छेद कर चुके हैं ना हम, 90 छेद हो चुका। ये करके लाना है। बचा होगा ना, क्या क्या याद दिलाओगे मुझे आप।